मेरे पापा इस शहर के एक छोटे इलाके में 30 साल से ब्रेकफास्ट की दुकान चला रहे हैं। उनका एक सबसे बड़ा नियम है कि गरम गरम मीट बंस को पैक करवाकर घर नहीं ले जा सकते। उन्हें यहीं दुकान पर ही बैठकर खाना होगा। उन्होंने लाल पेंट से इस नियम को बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, बिल्कुल उस सफेद दीवार पर जो स्टीमर के पास है। मुझे कभी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों है, लेकिन आज जब उन्हें किडनी स्टोन की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और मैं दुकान संभालने के लिए यहाँ आया, तभी मेरे पापा का अचानक फोन आया। क्या तुमने किसी कस्टमर को मीट बंस पैक करके ले जाने दिए? तुरंत उनके पीछे जाओ और उन्हें वापस लेकर आओ। हमारी दुकान का नाम चिंस ओल्ड शॉप है। ये नाम सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हमारा काम हमेशा बहुत अच्छा चलता है। खासकर वह मीट बंस जो मेरे पापा अपने हाथों से बनाते हैं। पतली परत, बहुत सारा मीट और स्वादिष्ट सूप। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। आज भी सुबह होने से पहले मैं पापा के कहे मुताबिक दुकान पर पहुंच गया और काम शुरू कर दिया। मैंने अपनी जैकेट उतारी, नीली यूनिफॉर्म पहनी और आटा गूंदना शुरू किया। मसाला तैयार किया। मैं ये काम बचपन से कर रहा हूँ। मैं इसे आंखें बंद करके भी कर सकता हूँ। हालांकि मैंने कुछ सालों से ये काम नहीं किया था, पर मेरी आदत अभी भी वैसी ही थी। सुबह के 5 बजे बंस का पहला बैच बिल्कुल सही टाइम पर तैयार हो गया। जैसे ही मैंने स्टीमर का ढक्कन उठाया, उसमें से गरम गरम सफेद भाप का एक बड़ा गुबार निकला और मीट की खुशबू पूरी छोटी सी दुकान में फैल गई। गोल और सफेद बंस स्टीमर के अंदर भरे हुए थे और वे चमक रहे थे। बॉस, 2 मीट बंस देना और एक बोल सोय मिल्क। पहले कस्टमर पास की कंस्ट्रक्शन साइट के अंकल वांग थे। वे हर रोज सबसे पहले आते हैं। अभी लाया, मैंने पापा की तरह आवाज निकालकर जवाब दिया और जल्दी से उन्हें खाना दे दिया। अंकल वांग ने एक बाइट ली। गर्म होने की वजह से उनका मुंह जला, लेकिन फिर भी उन्होंने तारीफ की। मम, बहुत स्वादिष्ट है। मैं बिना कुछ बोले बस मुस्कुरा दिया। उसके बाद और भी कस्टमर्स आने लगे। बॉस, 4 मीट बंस देना और 2 बोल प्लेन कॉन्जी। जल्दी ही दुकान लोगों से भर गई। उस छोटी सी जगह में लोगों की बातें गूंज रही थीं और उनके खाने की आवाजें आ रही थीं। चबाने की आवाजें और वहां की एक अजीब सी खुशबू, पसीने की बू और खाने की खुशबू, सब आपस में मिल गई थी। मैं पैसे लेने में इतना बिजी था कि मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। खाना देना, टेबल साफ करना, मैं अकेले 3 लोगों का काम कर रहा था। हाँ, थकावट तो बहुत हो रही थी, लेकिन कैश बॉक्स में पैसे जमा होते देख मुझे थोड़ा सुकून मिल रहा था। शायद इस दुकान को चलाना उतना भी बुरा नहीं है। मेरे दिमाग में अभी ये ख्याल आया ही था कि तभी दरवाजे से एक आवाज आई। अरे यार, क्या ये चेन हुई नहीं है? तुम यहाँ बंस क्यों बेच रहे हो? वे आवाज बहुत ही चुभने वाली और मजाक उड़ाने वाली थी। उस आवाज में एक घमंड था जिसे मैं बहुत अच्छे से पहचानता था। मैंने अचानक अपना सिर उठाकर देखा। दरवाजे पर एक मर्द और एक औरत खड़े थे। औरत ने एक डिजाइनर ड्रेस पहनी हुई थी। उसका मेकअप बहुत सुंदर था। उसके हाथ में एक महंगा हैंडबैग था जिसका नाम मुझे नहीं पता था, लेकिन एक बार देखकर ही पता चल रहा था कि वह बहुत महंगा है। वह लिनयू थी, वह लड़की जिसे मैंने 3 साल तक प्यार किया और सोचा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन क्योंकि मैं उसकी पसंद की डायमंड रिंग नहीं खरीद सका, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। उसके साथ खड़े आदमी का पेट बहुत बड़ा था। उसके बाल तेल से चिपके हुए थे और उसकी कलाई पर एक चमकती हुई सोने की घड़ी थी जो मेरी आंखों को चौंधिया रही थी। उसका एक हाथ लिनयू की कमर पर था और दूसरे हाथ में वह लैंड रोवर की चाबी घुमा रहा था। मेरा गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। किस्मत का खेल तो देखो। जिन लोगों को मैं इस दुनिया में सबसे कम देखना चाहता था, वे तभी सामने आए जब मैं सबसे बुरे हाल में था। मैंने तेल के दागों वाली यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। मेरे कपड़ों पर आटा और पसीना लगा था। मैं बिल्कुल एक मजाक लग रहा था, जबकि वह बहुत ही सुंदर और अमीर लग रही थी, किसी घमंडी राजकुमारी की तरह। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए पूछा। मेरी आवाज बिल्कुल सूख गई थी। लिन यू ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कोई सड़क के आवारा कुत्ते को देखता है जो सड़कों पर घूमता रहता है। मैं यहाँ मिस्टर वांग के साथ किसी काम से आई थी, तो सोचा बस ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मैंने सुना था कि यहाँ के बन्स बहुत फेमस हैं। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे घर की दुकान है। उसने कहा कि उसे नहीं पता था, लेकिन उसकी आवाज में साफ मजाक था। वह मोटा आदमी जिसका नाम वांग हाउ था, वह भी बीच में बोला। उसकी आवाज बहुत ही अजीब और गंदी थी। लिन यू, क्या ये वही कॉलेज का क्लासमेट है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? उसने जानबूझकर इन शब्दों पर जोर दिया। कॉलेज का क्लासमेट? हाँ, वही है। चेन हुई, चलो मैं तुम्हारी पहचान करवाती हूँ। ये मेरा बॉयफ्रेंड है, वांग हाओ। लेकिन मैंने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा और बस ठंडे दिमाग से एक ही बात कही। हाँ हाँ, बड़ा गुस्सा है इसमें, है ना? वांग हाओ ने मजाक उड़ाते हुए कहा और लिन यू को और जोर से पकड़ लिया। लिटिल यू तुम्हारे मीट बंस खाना चाहती है। मैंने सुना है कि ये बहुत ज्यादा फेमस है। हमारे लिए 10 पैक कर दो। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। बाहर ले जाने के लिए पैक कर दो। मेरी नजर अचानक उन शब्दों पर गई जो दीवार पर खून जैसे लाल रंग से लिखे हुए थे। माफ करना, हमारी दुकान का नियम है। गरम गरम मीट बंस बाहर ले जाने के लिए पैक नहीं किए जाते। मैंने दीवार पर लिखे लाल शब्दों की तरफ इशारा किया। मैंने अपनी आवाज को जितना हो सके नॉर्मल रखने की कोशिश की। यह मेरे पापा का पक्का नियम था और अभी के लिए मेरे पास लड़ने का यही एक रास्ता था। क्या तुम दोनों यहाँ सिर्फ दिखावा करने नहीं आए थे? माफ करना,
लेकिन मेरे इलाके में एक बड़े से बड़े ड्रैगन को भी झुकना पड़ता है और शेर को भी ढेर होना पड़ता है। वैंग हाओ को इस बेकार नियम से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपने वॉलेट से 100 युआन के नोट्स की गड्डी निकाली। कम से कम 1000 बक्स थे और उसे उस तेल वाली गंदी टेबल पर जोर से रख दिया। नियम तो बेजान होते हैं, लेकिन लोग जिंदा हैं। हमें जल्दी है, यहाँ बैठकर खाने का टाइम नहीं है। क्या ये पैसे काफी हैं? उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और मुझे नीची नजर से देखने लगा। मैंने उस चमकती हुई लाल कैश की गड्डी को देखा। आसपास खाने वाले सभी कस्टमर्स ने अपने चॉपस्टिक्स रोक दिए और हमारी तरफ हैरानी से देखने लगे। कुछ लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे, कुछ के दिलों में हमदर्दी थी और कुछ मजाक उड़ा रहे थे। मुझे अपना चेहरा गुस्से से लाल होता हुआ महसूस हुआ, शर्म की वजह से नहीं, बल्कि गुस्से की वजह से। यह साफ साफ एक बेइज्जती थी। क्या उसे लगता था कि पैसों की वजह से वह जो चाहे कर सकता है? क्या उसे लगता था कि पैसे मेरे पापा के 30 साल पुराने नियम को तोड़ सकते हैं? मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैंने कैश की गड्डी को वापस धकेल दिया। मेरी आवाज बिल्कुल ठंडी थी। मैंने कहा, बाहर ले जाना मना है, मतलब मना है। अगर खाना है तो बैठकर खाओ, अगर नहीं खाना तो दरवाजा सामने है। चले जाओ यहाँ से। मेरे इस बर्ताव ने वांग हाओ को बिल्कुल गुस्सा दिला दिया। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और उसने टेबल पर जोर से हाथ मारा, जिससे सिरके की बोतल हिल गई। अबे साले बदतमीज, मैं तुझे इज्जत दे रहा हूं और तू नखरे दिखा रहा है। इज्जत? तू तो बस एक बन बेचने वाला है। तू किस बात का इतना घमंड दिखा रहा है? मानो या ना मानो, मैं कल तेरी इस बेकार दुकान को खुलने भी नहीं दूंगा। मिस्टर वैंग, गुस्सा मत होइए। लिंग्यू ने जल्दी से उनका हाथ पकड़ लिया। उसका नखरे वाला तरीका देखकर मुझे अजीब लगा। वह पीछे मुड़ी और मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में जीतने वाले का तरस साफ दिख रहा था। चेन हुई, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मिस्टर वांग की इतनी बड़ी पहचान है, तुम्हारी इस टूटी फूटी दुकान पर नाश्ता करने आना, यही तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। बस कुछ बंस ही तो पैक करने हैं। थोड़ा सा नियम बदल दो और काम हो जाएगा। बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हो? इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? वह एक पल के लिए रुकी। उसका बोलने का तरीका बदल गया, जैसे वह किसी नासमझ बच्चे को समझा रही हो। तुम बिल्कुल कॉलेज के दिनों जैसे ही हो, गरीब और जिद्दी। तुम्हारे पापा पूरी जिंदगी इस बेकार दुकान से चिपके रहे और इससे क्या फ्यूचर मिला? अपने आप को देखो। एक बड़े कॉलेज से पढ़ाई पूरी की और फिर क्या हुआ? क्या तुम अभी भी यहाँ बंस नहीं बेच रहे? तुम मुझ पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? मेरी औकात क्या है, ये तय करने वाली तुम कोई नहीं होती। मैंने उसे गुस्से से घूरा और एक एक शब्द साफ बोला। ये मेरे परिवार की दुकान है और मेरे परिवार के नियम हैं। मेरे पापा ने पूरी जिंदगी बंस बेचकर मुझे पाला है। मुझे कोई शर्म नहीं है। इसके उलट तुम सिर्फ पैसों के लिए किसी भी कचरे के पीछे चली जाती हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? लिनुआ का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। मेरी बातों ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। चैन हुई, तूने अभी क्या कहा? वांग हाओ अपना आपा खो बैठा। वह अपनी आस्तीन चढ़ाते हुए मुझे मारने के लिए आगे बढ़ा। वह अपनी आस्तीन चढ़ाते हुए मुझे मारने के लिए आगे बढ़ा। वहीं रुक जाओ। मैंने अपने पास रखा बड़ा चाकू उठाया और उसे जोर से लकड़ी के बोर्ड पर दे मारा। पूरा बोर्ड हिल गया। लड़ने के लिए तैयार। मैंने लाल आंखों से उसे घूरा। मुझे हाथ लगाकर तो देख, फिर देख क्या होता है। मैं बस्ती में लड़ भिड़ कर बड़ा हुआ हूँ। भले ही पिछले कुछ सालों की ऑफिस की नौकरी ने मुझे थोड़ा शांत कर दिया था, लेकिन मेरे अंदर का गुस्सा अभी भी जिंदा था। अगर सच में लड़ाई हुई तो यह कमजोर आदमी जो शराब और लड़कियों में डूबा रहता है, मेरे सामने एक पल भी नहीं टिक पाएगा। वांग हाओ मेरी इस हरकत से डर गया। उसने मेरे हाथ में पकड़े चाकू को देखा, फिर मेरे गुस्से वाले चेहरे को देखकर पीछे हट गया। दुकान का माहौल अचानक बिल्कुल शांत हो गया। आसपास के कस्टमर्स जोर से सांस लेने से भी डर रहे थे। ठीक है, तेरे पास हिम्मत है। चैन हुई, सही कहा ना? चैन हुई, है ना? मैं तेरा चेहरा याद रखूंगा। चलो यहाँ से। उसने लिनयू को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन लिनयू ने उसका हाथ झटक दिया। उसने मुझे गुस्से से घूरा। उसकी आंखों में बहुत ज्यादा नफरत थी। अचानक वह स्टीमर की तरफ झपटी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने ढक्कन खोल दिया। गर्म भाप लगते ही उसकी चीख निकल गई, लेकिन वह बहुत तेज थी। उसने अंदर से कुछ मीट बंस छीन लिए और उन्हें जल्दी जल्दी अपने डिजाइनर बैग में ठूंस दिया। उसने ये सब बहुत सफाई से किया। मैं इन्हें सिर्फ ले ही नहीं जा रही, बल्कि आज इनके पैसे भी नहीं दूंगी। देखती हूँ तुम मेरा क्या बिगाड़ लेते हो। वह मेरे मुंह पर चिल्लाई और उसके चेहरे पर बदला लेने की खुशी साफ दिख रही थी। मैं अपनी जगह पर जम गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसी हरकत करेगी। यह अब सिर्फ नखरे दिखाना नहीं था, ये तो सीधी सादी गुंडागर्दी थी। वह बिल्कुल एक गुंडे की तरह बिहेव कर रही थी। मेरे पापा के नियम, जिन उसूलों को बचाने की मैं इतनी कोशिश कर रहा था, वह भी अब एक मजाक लग रहे थे। वैंग हाओ पहले तो हैरान हुआ, फिर उसे ये बहुत मजेदार लगा और वह जोर जोर से हंसने लगा। शाबाश छोटी यू, ऐसे कचरे के साथ बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। हाँ 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 हाँ। उसने घमंड से अपना हाथ लिनयू के गले में डाल दिया और मेरी तरफ गुस्से से देखने लगा। फिर वे दोनों शान से दरवाजे से बाहर निकल गए और गली के कोने में गायब हो गए। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरे हाथ में अभी भी वह ठंडा चाकू जोर से पकड़ा हुआ था। मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो गया था। आसपास के लोग आपस में बातें करने लगे और उन्होंने आह भरी। बेचारा हुई कितना बदकिस्मत है जो उसे ऐसे लोग मिले। हाँ यार, क्या वह उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड थी? उसे देखकर लगता है कि वह यहाँ सिर्फ तमाशा करने आई थी। हाँ, बिल्कुल सही बात है।
मुझे लगा जैसे मेरे शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। मैंने धीरे से चाकू को नीचे रख दिया और हार मानकर एक स्टूल पर बैठ गया। वांग हाउ ने जो पैसों की गड्डी फेंकी थी वह अभी भी टेबल पर थी। वह पैसे मुझे चिढ़ा रहे थे। मैंने पैसों के लालच को तो रोक लिया, लेकिन मैं अपने पापा के नियम को नहीं बचा पाया। मैं हार गया और बहुत बुरी तरह हारा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पापा को क्या जवाब दूंगा। अगर उन्हें पता चला कि मैंने एक कस्टमर को मीट बन्स पैक करके ले जाने दिए, और वह भी इस तरह से, तो वे पक्का हॉस्पिटल के बिस्तर से उठ खड़े होंगे और मुझे मार मार कर अधमरा कर देंगे। मैंने परेशानी में अपना सिर खुजलाया और हिचकिचाते हुए अपना फोन निकाला। आखिर में मेरी उन्हें फोन करने की हिम्मत नहीं हुई। जो भी हो, आखिर कुछ बन्स ही तो हैं। क्या वे इस बात पर सच में मेरी टांगें तोड़ देंगे? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ी डांट ही तो पड़ेगी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिल की घबराहट और बढ़ती गई। तभी अचानक मेरा फोन जोर से बजने लगा। स्क्रीन पर लिखा था, पापा। मेरा दिल बैठ गया और मुझे कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, हेलो पापा, क्या तुमने किसी कस्टमर को बन्स पैक करके ले जाने दिए? फोन के दूसरी तरफ पापा की आवाज अब सुबह की तरह कमजोर नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब सा डर और गुस्सा था। उनकी चीखने की आवाज से मेरे कान के पर्दे फटने वाले थे। पापा, परेशान मत हो, मेरी बात सुनो। बकवास बंद करो, जल्दी जाओ, उनका पीछा करो और वे बन्स वापस लेकर आओ, नहीं तो बहुत बुरा अंजाम होगा। पापा की आवाज सुनकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उन्हें किडनी स्टोन की बीमारी है। उनकी घबराहट और जल्दबाजी फोन पर साफ महसूस हो रही थी। इस वजह से मेरा हाथ कांपने लगा। पापा, परेशान मत हो, मेरी बात सुनो, मेरी जूती सुने तेरी बात। उन्होंने मुझे एक शब्द भी बोलने का मौका नहीं दिया। चिल्लाने की वजह से उनकी आवाज फट रही थी। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या वह एक महंगी गाड़ी चलाने वाली औरत थी जिसने बन्स छीन लिए? मेरा दिमाग घूम गया। उन्हें कैसे पता चला? क्या वे हॉस्पिटल में नहीं थे? क्या उनके पास कोई जादू की ताकत थी? पापा समझ गए कि मैं क्या सोच रहा हूँ। उन्होंने जल्दी से कहा, इस बात की चिंता मत करो कि मुझे कैसे पता चला। तुम अभी के अभी उस इंसान के पीछे जाओ और उसने अपने बैग में जो एक एक बन ठूंसा है उसे वापस लेकर आओ। उन्हें मेरे पास लेकर आओ, अभी जाओ। पापा नहीं साथी ता देती। पापा नहीं, ये तो बस कुछ बन्स ही हैं। क्या ये सच में इतना बड़ा मामला है? वे तो कब के चले गए, अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? मुझे अभी भी लग रहा था कि वे बात का बतंगड़ बना रहे हैं। क्या वह बदतमीज लिन यू मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश नहीं कर रही थी, सिर्फ कुछ बन्स छीन कर? इसमें इतनी बुरी क्या बात है? क्या ये सच में इतना बड़ा मामला है? ये उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा मामला है। चेन हुई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये उतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। अगर तुम मुझे अभी भी अपना बाप मानते हो तो अभी के अभी बाहर जाओ और उनका पीछा करो। अगर तुम उन्हें नहीं ढूंढ पाए तो घर वापस आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने फोन काट दिया। मैं फोन हाथ में लिए हैरान खड़ा रह गया। दुकान में खाना खा रहे कुछ कस्टमर्स, वे सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं पागल हो गया हूँ। मेरे पापा का दिमाग खराब हो गया था। कुछ बन्स के लिए अपने बेटे को घर से निकाल रहे हैं। ये कैसा तरीका है? मुझे गुस्सा भी आ रहा था और घबराहट भी हो रही थी, लेकिन एक अनजान सा डर भी महसूस हो रहा था। मेरे पापा ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारी थी, चाहे उनके सामने कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए। आज उन्हें क्या हो गया था, वह अंदर तक हिला देने वाला डर। मैं उसे फोन पर भी महसूस कर सकता था। छोटे हुई, क्या तुम्हारे पापा ने कुछ कहा? मैंने अपना सिर झटका। मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ गया था। मेरा दिमाग का तेज कदम पूरी तरह उलझ गया था। मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा। जब तुम्हारा काम हो जाए तो पैसे टेबल पर छोड़ देना। मेरे पास किसी और चीज के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। मैंने जल्दी से अपनी काम वाली यूनिफॉर्म उतारी, उसे टेबल पर फेंका और दरवाजे से बाहर भागा। मेरे पापा का बिहेवियर बिल्कुल अजीब था। जरूर कोई ऐसी छुपी हुई बात थी जो मैं नहीं जानता था। जो कुछ भी हो, मुझे सबसे पहले लिन यू को ढूंढना था, लेकिन कहाँ ढूंढता? गलियां और स्लम एरिया एक भूल भुलैया की तरह थे। मैं भागकर मेन रोड पर गया और आती जाती गाड़ियों को देखकर बिल्कुल परेशान हो गया। एक सफेद लैंड रोवर ऐसी जगह पर दूर से ही दिख जानी चाहिए थी, लेकिन पहले मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि वह किस तरफ गए हैं। मैं घबराहट में इधर उधर घूमने लगा। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास अभी भी लिन यू का नंबर है। हमारे ब्रेकअप के बाद भी मैंने उसे हर जगह ब्लॉक कर दिया था, लेकिन वह नंबर मेरे दिमाग में इस तरह छप गया था कि मैं चाहकर भी उसे नहीं भूल सकता था। कांपते हाथों से मैंने ब्लॉक लिस्ट से उसका नंबर निकाला और कॉल लगा दी। सॉरी, आपका डायल किया गया नंबर बिजी है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। बिजी? घंटा बिजी। उसने पक्का मुझे ब्लॉक कर दिया है। मैंने उसे वीचैट पर कॉल करने की कोशिश की। किस्मत से उसने मुझे वहां से अभी तक डिलीट नहीं किया था। मैंने उसे सीधा वॉइस कॉल किया। बहुत देर तक रिंग जाती रही और जब मुझे लगा कि वह फोन नहीं उठाएगी तभी कॉल कनेक्ट हो गई। चैन हाय, तुम कॉल क्यों कर रहे हो? क्या मुझसे अपने बंस वापस मांगने के लिए भीख मांगना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारे लिए एक निवाला भी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम अभी कहाँ हो? मैं लगभग चिल्लाया। दूसरी तरफ से कुछ सेकंड्स के लिए खामोशी छा गई। शायद वह मेरी आवाज से डर गई थी। फिर मुझे वैंग हाउ की अजीब सी आवाज सुनाई दी। कौन है यू? क्या वह बंस बेचने वाला फिर से आ गया? क्या वह अभी भी परेशान कर रहा है? उससे कह दो कि अगर उसने तुम्हें परेशान करना बंद नहीं किया तो मैं किसी को भेजकर उसे ठीक करवा दूंगा। सुना तुमने? लिन यू, मेरी बात सुनो।
उन बंस को अपने बैग से निकालो और बाहर फेंक दो। ठीक है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की ताकि मेरी आवाज डरावनी न लगे। उसका पीछा करने से बेहतर था कि मैं पहले उन मनहूस बंस को फेंकवा दूं। जब तक वह बंस खत्म नहीं हो जाते, शायद मैं अपने पापा को सब समझा पाता। फेंक दूं? मैं क्यों फेंकूं? चैन हुई, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये सिर्फ कुछ सस्ते बंस ही तो है ना। क्या तुम सच में इस बात को इतना बढ़ा रहे हो? क्या तुम्हारे पापा भी पागल हैं? मैं उन्हें नहीं फेंकने वाली। मैं उन्हें घर ले जाकर एक एक करके खाऊंगी, सिर्फ तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए। मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। वैंग मुझे मॉल ले जा रहे हैं एक बैग दिलाने के लिए। फोन रख रही हूँ। फोन मत रखना। फोन रख रही हूँ, फोन रख रही हूँ। उन बंस में कुछ गड़बड़ है। तुम उन्हें नहीं खा सकती। कुछ गड़बड़? जैसे क्या? क्या तुमने उनमें जहर मिला दिया है? अगर जहर मिलाया है तो मैं और खुश हूँ। मैं अभी एक निवाला खाऊंगी। अगर मैं मरी तो मैं किसी और को भी अपने साथ ले जाऊंगी। कॉल फिर से कट गई। मैंने अपने पास वाले खंभे पर मुक्का मारा। मेरे हाथ की पिछली तरफ तुरंत चोट लग गई और तेज दर्द होने लगा। वह बेवकूफ औरत, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह कितना सीरियस मामला है। नहीं, इस वक्त सबसे बड़ा बेवकूफ मैं ही था। मुझे खुद नहीं पता था कि आखिर चल क्या रहा है। मैंने अपने पापा को फिर से कॉल किया। इस बार उन्होंने जल्दी फोन उठा लिया। वह कहाँ है? क्या तुम्हें पता है वह कहाँ है? उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। उसने मुझे नहीं बताया कि वह कहाँ है। उसने तो ये भी कहा कि वह उन बंस को जरूर खाएगी। पापा, मुझे बताइए कि आखिर उन बंस में क्या गड़बड़ है। अगर आप मुझे साफ साफ नहीं बताएंगे तो मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगा? अब आप चाहते हैं कि मैं कहाँ ढूंढूं? दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी छा गई, एक लंबी खामोशी। मुझे सिर्फ उनके जोर जोर से सांस लेने की आवाज आ रही थी, जैसे वह किसी बहुत बड़े दर्द और डर को दबा रहे हों। पापा, कुछ तो बोलिए। तुम शहर के वेस्ट साइड में जिनबी हुई हुआंग मॉल पर जाकर देखो। वह वहीं हो सकते हैं। मैंने उस मोटे आदमी को अक्सर जिनबी हुई हुआंग में देखा था। अगर वह शॉपिंग करना चाहते हैं तो वह पक्का शहर के सबसे बड़े मॉल में ही जाएंगे। आपको कैसे पता? तुम इस बात की चिंता मत करो कि मुझे कैसे पता है। उन्होंने गुस्से में मेरी बात फिर से काट दी। अभी जाओ, टैक्सी लो और जल्दी करो। और मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तुम उन्हें ढूंढ लो, चाहे जो हो जाए, उनसे वो बंस वापस ले लेना। अगर उन्होंने वो पहले ही खा लिए हैं तो। वह थोड़ी देर के लिए रुका। उसकी आवाज कांप रही थी। अगर उन्होंने खा लिए तो क्या होगा? मैंने पूछा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। अगर उन्होंने खा लिए हैं तो उनसे कहना, चाहे जो हो जाए, पीछे मुड़कर मत देखना। और किसी के साथ भी कोई लेन देन मत करना, चाहे उन्हें कुछ भी दिखे या सुनाई दे। ऐसे बनो जैसे कुछ नहीं हुआ। बस सीधे चलते रहो। किसी ऐसी जगह जाओ जहां बहुत भीड़ हो, जहां अच्छी धूप हो। समझ गए? मेरे पापा ने जल्दी जल्दी और घबराहट में ये बातें कही। उनका एक एक शब्द मेरे दिल में तीर की तरह चुभा। पीछे मत मुड़ना, किसी से कोई लेन देन मत करना। ये सब क्या चल रहा था? ये बिल्कुल वैसी ही भूत की कहानी जैसा क्यों लग रहा था जो बड़े बूढ़े सुनाते हैं। मेरा दिमाग पूरी तरह घूम गया था, लेकिन मेरे कदम रुकने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मैं जल्दी से सड़क पर गया और एक टैक्सी को रोका। ड्राइवर, शहर के जिनबी हुई हुआंग मॉल चलो। गाड़ी तुरंत चल पड़ी और उस गंदी बस्ती को पीछे छोड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ गई। मैंने अपना सिर खिड़की से टिकाया और बाहर तेजी से पीछे छूटती सड़कों को देखने लगा। मेरे दिल की घबराहट बढ़ती जा रही थी। पापा, आखिर आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? टैक्सी सीधे एंट्रेंस के पास रुकी, जिनबी हुई हुआंग मॉल के। मैंने ड्राइवर को 100 युआन का नोट दिया और बाकी पैसे वापस लेने का वेट भी नहीं किया और जितना तेज हो सके अंदर की तरफ भागा। मैं इस मॉल में पहले भी आ चुका था, तब जब मैं लिन्यू के साथ रिलेशनशिप में था। मैं तब एक गरीब कॉलेज स्टूडेंट था। वह मुझे महंगे स्टोर्स के चक्कर लगवाती थी और मुझ में अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं होती थी। मैं बस दरवाजे पर अजीब तरीके से खड़ा रहता था और आज मैं यहाँ उसे ही ढूंढने आया हूँ। कितनी अजीब बात है। मॉल का एसी बहुत तेज चल रहा था। यह एक अलग ही दुनिया थी, हमारी उस तेल वाली नाश्ते की दुकान से बिल्कुल अलग। सुंदर और अमीर लड़के लड़कियां मेरे पास से गुजर रहे थे। उनके महंगे परफ्यूम की खुशबू हवा में फैली हुई थी। वह मुझे अजीब नजरों से घूर रहे थे। तभी मुझे एहसास हुआ, मैंने अभी भी पसीने से भीगे हुए कपड़े पहने हुए थे और मेरे बाल बिखरे हुए थे। मैं यहाँ बिल्कुल अजीब लग रहा था, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। मैंने लिन्यू को फिर से कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन उसने मुझे अभी भी ब्लॉक कर रखा था। अब मुझे हर एक फ्लोर पर जाकर ढूंढना था। पहले फ्लोर के कॉस्मेटिक्स सेक्शन से लेकर दूसरे फ्लोर के कपड़ों के सेक्शन तक, फिर तीसरे फ्लोर के लड़कों के कपड़ों के सेक्शन तक। मैं भीड़ में बिना दिमाग के इधर उधर भागता रहा। मेरी आंखें हर एक चेहरे को ध्यान से देख रही थीं। कुछ नहीं मिला। लिन्यू कहीं नहीं थी और उस मोटे वांग हाओ का भी कोई पता नहीं था। क्या वह यहाँ नहीं आए थे या फिर वह पहले ही जा चुके थे? क्या मेरे पापा की बात गलत थी? मैं जितना ढूंढ रहा था उतना ही घबरा रहा था। मेरे माथे पर ठंडा पसीना आने लगा था। एक एक मिनट और एक एक सेकंड बीत रहा था। फोन पे मेरे पापा की वो घबराई हुई आवाज बार बार मेरे दिमाग में गूंज रही थी। कुछ बहुत बुरा होने वाला है, कुछ बहुत बुरा। आखिर क्या बुरा होने वाला है? मैं भागकर चौथे फ्लोर के फूड कोर्ट में गया। वहां भी कोई नहीं था। क्या वह मूवी देखने गए होंगे? मैं भागकर सबसे ऊपर वाले फ्लोर के सिनेमा हॉल तक गया। मैंने टिकट काउंटर और एंट्रेंस के पास काफी देर तक ढूंढा, लेकिन कोई भी जाना पहचाना चेहरा नहीं दिखा। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था।
मैं थककर दीवार के सहारे खड़ा हो गया। ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। इतने बड़े मॉल में दो लोगों को ढूंढना मिट्टी में सुई ढूंढने जैसा था। अब मैं क्या करूं? हार मान लूं और इस सबको एक बुरा सपना समझकर भूल जाऊं कि मेरे पापा अचानक पागल हो गए और मैं एक बेवकूफ की तरह यहां तक भाग आया? नहीं, मेरे पापा का डर झूठा नहीं हो सकता। उनके अंदर का वो सच्चा डर मैं साफ महसूस कर सकता था। मैंने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। अगर मैं वांग हाओ होता, एक अमीर और दिखावा करने वाला मोटा लड़का जो अपनी नई गर्लफ्रेंड को लेकर बाहर आया है, तो वह क्या करता? खाना पीना, शॉपिंग करना। और शॉपिंग के बाद क्या? वह गाड़ी से यहाँ आया था, तो उसकी गाड़ी कहाँ पार्क होगी? पार्किंग में। मेरी आंखों में चमक आ गई, जैसे मुझे आखिरी उम्मीद मिल गई हो। आखिर में उन्हें अपनी गाड़ी लेने के लिए नीचे तो जाना ही पड़ेगा। मैं तुरंत मुड़ा और एलिवेटर की तरफ भागा। मैंने बेसमेंट लेवल B2 का बटन दबाया। जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुला, एक ठंडी और अजीब सी हवा मेरे चेहरे से टकराई। यह ऊपर की गर्मी से बिल्कुल अलग थी। पार्किंग बहुत बड़ी और खाली थी और वहां रोशनी भी कम थी। गाड़ियां चुपचाप खड़ी थीं, जैसे कोई बड़े जानवर शिकार के इंतजार में बैठे हों। उस खामोशी में मेरे कदमों की आवाज बहुत तेज गूंज रही थी। चलते चलते मैं ध्यान से उस सफेद लैंड रोवर को ढूंढने लगा। पार्किंग बहुत बड़ी थी और अलग अलग हिस्सों में बंटी हुई थी। मैंने जोन ए से एक एक लाइन करके ढूंढना शुरू किया। यहाँ नीचे बाहर से बहुत ज्यादा ठंड थी और मैं ठंड से कांपने लगा। मुझे नहीं पता था कि यह सिर्फ मेरा वहम है या नहीं, लेकिन मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मैंने तुरंत पीछे घूमकर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। बस खड़ी हुई गाड़ियों की लंबी लाइंस थीं। मैं खुद पर हंसा और सोचा कि मेरे पापा ने मुझे सच में बहुत ज्यादा शक्की बना दिया है। मैं ढूंढते हुए जोन डी की तरफ बढ़ा, फिर जोन सी और आखिरकार जोन डी के एक कोने में मुझे वह जानी पहचानी सफेद लैंड रोवर दिख गई। मुझे उसकी नंबर प्लेट भी याद थी। आखिरी के 3 नंबर 888 थे। हाँ, यही है। मैंने शीशे के पास अपना चेहरा ले जाकर अंदर देखा। पैसेंजर सीट पर लिन यूए का डिजाइनर हैंडबैग रखा था। बंस पक्का अंदर ही थे। मैंने गाड़ी का हैंडल खोलने की कोशिश की, लेकिन वह लॉक था। अब क्या करूं? शीशा तोड़ दूं? नहीं, इससे मैं गलत साबित हो जाऊंगा और वैंग हाओ पक्का पुलिस को बुला लेगा। मुझे इंतजार करना होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वे अपनी गाड़ी लेने ना आए। मुझे एक खंभा दिखा। मैं उसके पीछे छुप गया और अपनी नजर लैंड रोवर पर टिका दी। एक एक मिनट बीतने लगा। गराज में डर पैदा करने वाली खामोशी थी। बस एक आवाज आ रही थी, ऊपर लगी लाइट्स की सनसनाहट और न जाने कहां से पानी टपकने की आवाज। टप टप। यह आवाज मेरे दिल की धड़कन की तरह चल रही थी, जिसकी वजह से मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने अपने फोन पर टाइम देखा। दोपहर होने वाली थी। वे दोनों अभी तक नीचे क्यों नहीं आए? अगर वे नहीं गए, तो क्या मुझे यहाँ पूरे दिन इंतजार करना पड़ेगा? जैसे ही मेरा सब्र टूटने वाला था, थोड़ी ही दूर पर लिफ्ट की घंटी बजी और उसका दरवाजा खुला। मैंने तुरंत अपना सिर पीछे खींच लिया और खंभे के पीछे से आधा चेहरा निकालकर देखने लगा। 2 लोग बाहर आए, एक मर्द और एक औरत। वे लिन यूए और वांग हाओ थे। उनके हाथ शॉपिंग बैग से भरे हुए थे। लगता है उन्होंने बहुत सारी खरीदारी की थी। लिन यूए बहुत खुश दिख रही थी और लगभग वांग हाओ से चिपकी हुई थी। वांग हाओ अपना पेट निकालकर बहुत घमंड से चल रहा था, जैसे वही इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हो। मैंने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली और मेरे नाखून मेरी हथेलियों में चुभने लगे। अभी सही मौका है। मैंने एक गहरी सांस ली और जैसे ही मैं बाहर भागने वाला था, ठीक उसी वक्त कुछ बहुत ही डरावना हुआ। वांग हाओ गाड़ी के पास गया और दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक वह वहीं रुक गया, जैसे उसे किसी चीज का एहसास हुआ हो। उसने झटके से अपना सिर घुमाया और सीधा उस तरफ देखने लगा जहां मैं छुपा हुआ था। मैं इतना डर गया कि तुरंत पीछे हो गया। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। क्या उसने मुझे देख लिया? नामुमकिन। मैं बहुत अच्छी तरह छुपा हुआ था। मैंने कुछ सेकंड्स इंतजार किया, कोई आवाज नहीं आई और मैंने ध्यान से फिर से बाहर झांका। वांग हाओ अभी भी मेरी तरफ ही देख रहा था, लेकिन वह मुझे नहीं देख रहा था। वह मेरे पीछे वाले खंभे को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर और हैरानी दिख रही थी। वह परेशान था और थोड़ा डरा हुआ भी। क्या हुआ मिस्टर वांग? कुछ नहीं। वांग हाओ ने अपना सिर हिलाया और बड़बड़ाते हुए पीछे घूमा। अजीब है, मुझे लगा मैंने अभी कोई परछाई देखी। मेरा दिल बैठ गया। मेरा दिल बैठ गया। उसने क्या देखा? मेरे पीछे खंभा था और खंभे के पीछे दीवार थी। वहां सच में कुछ भी नहीं था। अरे, ये आपका वहम है। जल्दी से गाड़ी खोलिए। मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे पैर दुख रहे हैं, लिन यूए ने परेशान होकर कहा। वांग हाओ ने धीरे से हाँ कहा, गाड़ी की चाबी निकाली और बटन दबाया। लैंड रोवर की लाइट्स 2 बार चमकी। उसने दरवाजा खोला और बैग्स अंदर रखने ही वाला था कि वह फिर से रुक गया। इस बार उसने गाड़ी की छत की तरफ देखा। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। क्या क्या तुम्हें वह आवाज सुनाई दे रही है? क्या सुनाई दे रहा है? कैसी आवाज? क्या यह गराज की वही खराब लाइट नहीं है जो इतनी अजीब आवाज कर रही है? नहीं नहीं, यह कोई है ऊपर, जो नाखूनों से छत को खुरच रहा है। डर के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
वांग हाओ गाड़ी की छत पर एक जगह लगातार घूर रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी थीं। कोई छत को खुरच रहा है? हा 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 हा। मिस्टर वांग, मजाक करना बंद कीजिए। इतने उजाले में कोई कहाँ से आएगा? और वैसे भी यहाँ नीचे सिक्योरिटी कैमरास लगे हैं। किसकी इतनी हिम्मत होगी? हा 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 हा। उसे लगा कि यह कोई बेकार मजाक है। वह हंसते हुए गाड़ी की छत की तरफ देखने लगी। आप क्या देख रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। वह अभी बोल ही रही थी कि अचानक उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसकी आवाज बिल्कुल बंद हो गई। उसके चेहरे की हंसी तुरंत गायब हो गई। खंभे के पीछे छुपे हुए मेरा दिल मेरे गले तक आ गया था। उन्होंने क्या देखा? उनकी नजर का पीछा करते हुए मैंने भी लैंड रोवर की छत पर देखने की कोशिश की। वहां कुछ भी नहीं था। छत बिल्कुल साफ और चमकदार थी, जिस पर हल्की लाइट्स की रोशनी पड़ रही थी। किसी इंसान की तो बात ही छोड़ो, वहां एक बाल तक नहीं दिख रहा था। तो फिर वे दोनों किस चीज से इतना डर रहे थे? चलो चलें, जल्दी करो और यहाँ से चलो। वांग हाओ ने अचानक ऐसे रिएक्ट किया जैसे किसी ने बिल्ली की पूंछ पर पैर रख दिया हो। उसने शॉपिंग बैग्स को जमीन पर फेंक दिया और लिन्यू को खींचती हुए कार के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। डर की वजह से उसके हाथ पैर कांप रहे थे। लिन्यू भी डर के मारे बिल्कुल सहमी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और होंठ कांप रहे थे। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उसने चुपचाप वांग हाओ को खुद को कार की सीट पर बिठाने दिया। मैं उन्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकता था। मेरे पापा ने कहा था कि मुझे वो बंस हर हाल में वापस चाहिए। मेरा खून खौल उठा। अब मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि यह सब कितना अजीब और डरावना था। मैं पिलर के पीछे से तेजी से बाहर निकला। वहीं रुक जाओ, मेरा अचानक सामने आना उन दोनों को डर के मारे बिल्कुल बेहाल कर गया। वांग हाओ बुरी तरह कांपने लगा और लिन यू जोर जोर से चीखने लगी। वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। चैन हुई, तुम यहाँ क्यों हो? मैं यहाँ अपना सामान वापस लेने आया हूँ। मुझे मेरे घर के बंस वापस करो। बंस? बंस? हाँ, वही बंस। मैंने तुमसे कहा था कि हमारी दुकान से बाहर ले जाना मना है। मुझे बंस वापस दो और बात यहीं खत्म करो। क्या तुम पागल हो? कुछ बेकार बंस के लिए तुम स्लम्स से लेकर यहाँ तक हमारे पीछे चले आए। तुम हमारा पीछा कर रहे हो। मैं यहाँ तुमसे बहस करने नहीं आया हूँ। मेरी नजर उसके पीछे गई और सीधा लिन्यू पर टिक गई। लिन्यू मुझे देखते ही घबरा गई और उसने डर के मारे हैंडबैग को अपने सीने से लगा लिया। वह बंस मुझे दे दो, ये मैंने अपनी चालाकी से लिए हैं। मैं ये तुम्हें वापस क्यों दूं? क्या तुम सच में ऐसा चाहती हो? ठीक उसी वक्त वांग हाओ अचानक बुरी तरह कांप उठा। उसने अपनी गर्दन सिकोड़ी, अपने हाथ हवा में हिलाए और अपने कंधों और पीठ को थपथपाने लगा और जोर जोर से गाली देने लगा। अचानक इस जगह पर इतनी ठंड क्यों हो गई है? एसी इतना तेज क्यों चल रहा है? बोलते वक्त उसके मुंह से सफेद धुआं निकल रहा था। सफेद धुआं? गराज में ठंड तो थी, पर इतनी नहीं कि मुंह से धुआं निकले। यह तो गर्मियों का मौसम था। मैंने वांग हाओ के होंठों पर ध्यान दिया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब उसके होंठ नीले पीले पड़ गए थे। उसका चेहरा हर पल और खराब होता जा रहा था, जैसे कोई अभी अभी फ्रीजर से बाहर निकला हो। मिस्टर वैंग, क्या आपको क्या हुआ है? मुझे ठंड लग रही है। बहुत ठंड लग रही है लिन्यू। लिन्यू, मुझे लग रहा है कि मेरी पीठ के पीछे जैसे कोई मेरे ऊपर फूंक मार रहा हो। उसने डर से कांपते हुए यह बात कही। उसने झटके से अपना सिर पीछे घुमाकर देखा। उसके पीछे कुछ नहीं था, लेकिन मेरे पैरों के तलवों से लेकर सिर तक एक ठंडी लहर दौड़ गई। मेरे पापा की कही बात मेरे कानों में फिर से गूंजी। अगर उन्होंने उन्हें खा लिया है तो बिल्कुल पीछे मत मुड़ना और कोई पुकारे तो जवाब मत देना। मेरी धड़कन रुक सी गई। क्या तुम लोगों ने वो बंस खा लिए? कब? जब हम ऊपर गए और हमें भूख लगी। मिस्टर वैंग ने एक बन खा लिया था। अब हम गए। मेरे दिमाग में बस यही एक ख्याल बचा था, ठंड। बहुत ठंड है। मेरे कंधे बहुत भारी हो गए हैं। वांग हाओ बहकी बहकी बातें करने लगा और उसका शरीर सिकड़ने लगा। उसने अपने कांपते हुए हाथों को कस के पकड़ लिया। उसका महंगा सूट ठंडे पसीने से भीग गया था और उसके जिस्म से चिपक गया था। मैंने उसे गौर से देखा और अचानक मुझे लगा कि उसका दायां कंधा उसके बाएं कंधे से ज्यादा नीचे झुका हुआ था, जैसे जैसे कोई भारी चीज उसे जोर से नीचे दबा रही हो। कोई ऐसी चीज जो दिख नहीं रही थी। जैसे ही मेरे दिमाग में यह ख्याल आया, मेरे पूरे जिस्म पर रोंगटे खड़े हो गए। आखिर यह चल क्या रहा था? चैन हुई, मिस्टर वांग को देखो। उन्हें क्या हुआ है? उन्हें चेक करो जल्दी। मिस्टर वांग, होश में आइए। मुझे डराना बंद कीजिए। लिन्यू, दर्द हो रहा है। क्या? क्या तुमने बंस में जहर मिलाया था? मैंने ऐसा नहीं किया। अभी एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का वक्त नहीं है। मुझे अचानक अपने पापा की बची हुई बात याद आई। किसी ऐसी भीड़ वाली जगह पर जाओ जहां लोगों की चहल पहल ज्यादा हो। उन्हें ऊपर ले जाने में मदद करो। मॉल के अंदर चलो, वहां लोग हैं। ऊपर? लिन्यू हैरान रह गई। बकवास बंद करो। अगर तुम चाहती हो कि यह मर जाए तो यहीं खड़ी रहो। मैं तेजी से आगे बढ़ा और वांग हाओ का एक हाथ पकड़कर उसे ऊपर उठाया। उसका शरीर बर्फ के टुकड़े की तरह ठंडा था। कपड़ों के ऊपर से भी मुझे वो ठंड महसूस हो रही थी जो सीधा मेरी हड्डियों तक जा रही थी। और तो और उसका शरीर बहुत ज्यादा भारी था। मैं 6 फीट लंबा हूँ और रोज एक्सरसाइज करता हूँ, फिर भी उसे उठाने में मेरी हालत खराब हो रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी इंसान को नहीं बल्कि एक मरे हुए सूअर को खींच रहा हूँ। नहीं, सूअर से भी ज्यादा भारी। लिन यू होश में आई और जल्दी से मदद के लिए दौड़ी। हम दोनों ने दोनों तरफ से वांग हाओ को पकड़ा और उसे एक मरे हुए कुत्ते की तरह एलिवेटर की तरफ खींचने लगे। मेरी पीठ को मत छुओ, मेरे पीछे कोई है। उसका डर से बुरा हाल था और वह हमारे पीछे खाली जगह को घूर रहा था। उसकी आंखों की पुतलियां फैल गई थीं। मेरी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने बस अपने दांत भींचे और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे एलिवेटर के अंदर खींच लिया। एलिवेटर के दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगे। ठीक उस वक्त जब दरवाजा बंद होने ही वाला था, मुझे एक आवाज सुनाई दी। एक औरत के रोने और आह भरने की हल्की आवाज हमारी तरफ आई। उस आह में बहुत ज्यादा गुस्सा और एक कभी न खत्म होने वाली भूख थी। एलिवेटर की सफेद रोशनी, वांग हाओ के चोट लगे चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी पड़ीजती डीएच रही थी। वह अभी भी कांप रहा था, लेकिन यह उतना बुरा नहीं लग रहा था जितना गराज में था। आखिर उसे हुआ क्या है? लिन युए ने रोते हुए मुझसे पूछा। वह बहुत परेशान थी और अपना आपा खो चुकी थी। मैं उसे क्या जवाब देता? क्या उसे बताता कि उसने कुछ ऐसी चीज खा ली है जो उसे नहीं खानी चाहिए थी और अब एक न दिखने वाली चीज उससे चिपकी हुई है? अगर वह मुझे पागल न समझती तो यह एक चमत्कार ही होता। मुझे नहीं पता, मुझे बस यही कहना पुडिडिडा। मैंने अपना फोन निकाला। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मैं स्क्रीन भी अनलॉक नहीं कर पा रहा था। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार मैंने अपने पापा को फोन लगा ही दिया। पापा, उसने खा लिया। उसने उनमें से एक को खा लिया। मेरी आवाज इतनी कांप रही थी कि वह मेरी लग ही नहीं रही थी। फोन के दूसरी तरफ से मेरे पापा ने एक लंबी और गहरी सांस ली। वह सांस जो मैंने अभी एलिवेटर के दरवाजे पर सुनी थी, बिल्कुल वैसी ही थी। मैं डर के मारे वहीं रुक गया। एलिवेटर पहले से ही बहुत छोटा था और मेरे अचानक हिलने से लिन युए डर गई और पीछे एक कोने में सिमट गई। वांग हाओ अभी भी गीली मिट्टी की तरह मुझ पर गिरा हुआ था और लगातार बड़बड़ा रहा था कि उसे बहुत ठंड लग रही है, जबकि उसका शरीर बहुत ज्यादा गर्म था। यह बिल्कुल आग और बर्फ जैसा था। घबराओ मत। तुम जितना घबराओगे वह चीज उतनी ही खुश होगी। मेरे पापा की आवाज में अब थोड़ा सुकून था, लेकिन उनकी बातों के भारीपन ने मेरा दम घोंट दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो और बिल्कुल वैसा ही करो जैसा मैं कह रहा हूँ। एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ, बताइए पापा, मैं सुन रहा हूँ। पहले उस लड़की से पूछो कि क्या बाकी के स्टीम्ड बन्स अभी भी उसके बैग में हैं। मैंने तुरंत अपना सिर घुमाकर लिन युए की तरफ देखा। हाँ, वह यही हैं। मैंने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया। अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। इस मुसीबत में ये एक अच्छी खबर थी। अब तुरंत कोई ऐसी जगह ढूंढो जहां कोई लोग ना हो, जैसे कि कोई रेस्टरूम। रेस्टरूम क्यों पापा? जो कह रहा हूं बस वह करो। सवाल मत पूछो। रेस्टरूम में जाओ और बाकी बचे सारे बंस बाहर निकालो। फिर क्या? एक लाइटर ढूंढो और उन सबको जला दो। उन्हें जलाकर राख कर दो। क्या? जला दो उन्हें। पापा, यह एक शॉपिंग मॉल है। अगर हम रेस्टरूम में कुछ जलाएंगे तो फायर अलार्म बज जाएगा और जब सिक्योरिटी वाले आएंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? जवाब की ऐसी की तैसी। तुम्हारे लिए क्या ज्यादा जरूरी है? पागल समझकर पकड़े जाना या उस वैंग लड़के को मरने देना? तुम खुद चुन लो। मेरा गला इतना भर आया कि मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। और उन्हें जलाने के बाद उन्हें बिल्कुल बारीक राख होने तक जलाओ। फिर एक कप ढूंढो, कोई भी कप चलेगा। राख को उसके अंदर डालो और उसे नलके के पानी से भर दो। नलके का पानी बंस को जलाना। नलके का पानी बंस को जलाना। उन्हें जलाकर राख बनाना और पानी में मिलाकर पीना। ये कैसा तरीका है? काला जादू? पापा, क्या आपको पक्का यकीन है कि इससे काम बनेगा? क्या यह उसे राख वाला पानी पिलाने जैसा नहीं है? क्या कोई इंसान इसे पी सकता है? अगर उसे कुछ हो गया तो? मुझे सच में अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। यह उसे उस चीज के हाथ मरने देने से तो बेहतर ही है। मेरे पापा की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। बंस का वह बैच सबसे ताकतवर यांग एनर्जी की आग से पकाया गया था, जिसमें मेरी पूरी जिंदगी की ताकत और आत्मा शामिल थी। अब जबकि उन पर येन एनर्जी का असर हो गया है, तो वह रास्ता दिखाने वाला जरिया बन गए हैं। अगर तुमने इस रिश्ते को नहीं तोड़ा तो वह चीज हमेशा उसके पीछे पड़ी रहेगी, जब तक वह उसके शरीर से यांग एनर्जी की आखिरी बूंद तक न निचोड़ ले। अपने पापा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे अजीब भी लग रहा था और डर भी लग रहा था। मेरा दिमाग पूरी तरह घूम गया था। तभी एलिवेटर पहली फ्लोर पर पहुंच गया। जैसे ही दरवाजा खुला, मॉल का शोर और गर्म हवा अंदर आने लगी। वांग हाओ की हालत अब थोड़ी बेहतर लग रही थी। कम से कम वह पहले की तरह बुरी तरह कांप नहीं रहा था। फालतू बातें बंद करो, अभी जाकर ये करो। और याद रखना, जब तुम ये करोगे तो उस वांग लड़के को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए और न ही उसे कुछ सुनाई देना चाहिए, वरना आसमान से भगवान भी उतर आए तो वह भी उसे नहीं बचा पाएंगे। इतना कहकर मेरे पापा ने फोन काट दिया। मैंने अपने फोन को देखा और फिर लिन युए की तरफ देखा। वह भी मेरी तरफ ही देख रही थी। उसकी आंखों में डर और हैरानी थी। तुमने सब सुन लिया ना? तो अब हम क्या करें? मैंने उससे पूछा। लेकिन सच तो यह था कि मैं खुद से ही सवाल कर रहा था, चाहे तुम यकीन करो या ना करो। यकीन करें? यह सब बहुत अजीब था, किसी पुरानी कहानी जैसा। यकीन न करें तो फिर वांग हाओ की इस अधमरी हालत को मैं कैसे समझूं? मैं इसका क्या जवाब दूं? क्या कोई हॉस्पिटल इसका इलाज कर सकता है?
क्या मैं डॉक्टर को बताऊं कि उसे लग रहा है जैसे कोई चीज उससे चिपकी हुई है? मैं जाकर एक लाइटर ढूंढती हूँ। लिन यूए ने अपने दांत पीसे, जैसे उसने अपना मन बना लिया हो। उसने वांग हाओ को मेरी तरफ धकेल दिया और लड़खड़ाते हुए दूर चली गई, मॉल के अंदर एक छोटी दुकान की तरफ भागते हुए। मैं अकेला वांग हाओ को संभाले खड़ा था। मुझे लगा जैसे उसका वजन और बढ़ता जा रहा है। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं, आधी बंद थीं, और उसकी पुतलियां फैली हुई थीं। वह बेहोशी में अभी भी कुछ बड़बड़ा रहा था। मेरे पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। मैं जल्दी से उसे पास के मर्दाना टॉयलेट में खींच कर ले गया। टॉयलेट बिल्कुल खाली था। मैंने उसे कोने की दीवार के सहारे बिठा दिया और फिर अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी ही देर में लिन्यू एक नया लाइटर लेकर वापस आई। उसके चेहरे पर अभी भी आंसुओं के निशान गीले थे। दुकान वाले ने मुझसे पूछा कि मुझे लाइटर क्यों चाहिए। मैंने कहा कि पापा की सिगरेट जलाने के लिए चाहिए। वह रोते हुए हिचकियां लेते हुए बोली। वह घमंडी और रोब झाड़ने वाली लिन यू, जो पहले मुझे बहुत नीचा समझती थी, वह इस वक्त बिल्कुल लाचार दिख रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसके हाथ से लाइटर ले लिया। कांपते हुए हाथों से उसने अपने महंगे बैग में हाथ डाला और बचे हुए मीट बंस बाहर निकाले। बंस बिल्कुल ठंडे, पिचके और गीले हो चुके थे। उस सफेद डो पर उसके बैग के मेकअप की खुशबू आ रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात उन बंस के बीच में थी। मैं कसम खा सकता हूं कि मैंने वहां काले धब्बे देखे। वह बिल्कुल फफूंदी जैसे लग रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद था, जब मैंने आज सुबह उसे बंस दिए थे, तब उन पर ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्हें जला दो, इन्हें जल्दी जला दो। मैंने हाँ में सिर हिलाया, बंस को सिंक पर रखा और लाइटर जलाया। एक क्लिक की आवाज के साथ एक पीली नारंगी आग की लपट निकल आई। मैं आग को बंस के पास लेकर गया। तभी कुछ अजीब हुआ। वह बंस तो मैदे के बने हुए थे और अंदर मीट भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही आग ने उन्हें छुआ, वह एक झटके में आग पकड़ गए। और तो और, वह आग आम पीली नारंगी नहीं थी। वह एक डरावनी, अजीब हरे रंग की आग थी और एक ऐसी गंदी बदबू पूरे टॉयलेट में फैल गई जिसे बताया नहीं जा सकता। या जी, ये जले हुए मीट जैसी बदबू नहीं थी। ये ऐसी बदबू थी जैसे कोई चीज बहुत समय से सड़ रही हो और अब उसे जलाया जा रहा हो। लिन्यू और मैंने तुरंत अपनी नाक बंद कर ली। वांग हाओ, जो कोने में था, लगता है उसे भी यह बदबू आई। वह चाहते जोर जोर से हाथ पैर मारने लगा और अपने मुंह से अजीब घुर्राने की आवाजें निकालने लगा, जैसे वह किसी चीज से लड़ रहा हो। मैंने अपने दांत पीसे बचे हुए बंस उठाए और उन्हें उस हरी आग में फेंक दिया। आग और भी तेज भड़क उठी। मुझे आवाज भी सुनाई दे रही थी। आग से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे तेल की कड़ाही में कुछ तला जा रहा हो, और उसके साथ ही धीमी और कान फाड़ने वाली चीखें सुनाई दे रही थीं। वह आवाज बहुत तेज और डरावनी थी, जो बिल्कुल किसी इंसान की नहीं थी। लिन्यू डर के मारे जमीन पर गिर गई और उसने अपने हाथों से कान बंद कर लिए। मेरा सिर भी सुन्न हो गया था, लेकिन मैंने अपना काम नहीं रोका। बहुत जल्दी वह बंस जलकर काली राख बन गए। वह अजीब हरी आग धीरे धीरे बुझ गई और गंदी बदबू भी चली गई। मैंने सिंक पर काली राख को देखा, फिर कोने में वांग हाओ को देखा। वह अब धीरे धीरे शांत हो गया था। मैंने चैन की सांस ली। मुझे एक कप दो। मैंने अपने हाथों से उस गर्म राख को इकट्ठा किया और ध्यान से एक एक तिनका कप में डाल दिया। फिर मैंने नलके को खोला। उसमें से ठंडा पानी निकलने लगा। मैंने कप को ऊपर तक भर दिया। काली राख पानी में घुल गई और पूरा कप तुरंत काली स्याही जैसा काला हो गया। पियो, उसे यह सच में पीना होगा। 11 घूंट पियो, उसे यह सच में पीना होगा। अगर उसने नहीं पिया तो शायद उसे बचाना नामुमकिन होगा। वांग हाओ, उठो। चैन हुई, तुम कैसा महसूस कर रहे हो अभी अभी? मुझे लगता है मैंने एक बुरा सपना देखा। मैंने सपना देखा कि एक औरत मेरी पीठ से चिपकी हुई थी। वह बार बार कह रही थी कि वह भूखी है, बहुत भूखी है। लिन यू और मैंने एक दूसरे को देखा। हम दोनों की आंखों में साफ डर दिख रहा था। ज्यादा मत सोचो। मैंने पानी का कप आगे बढ़ाया, बिल्कुल उसके मुंह के पास। थोड़ा पानी पियो। ये क्या है? उसने उस काले पानी को घूरा और अपनी त्योरियां चढ़ाईं। ये काला कचरा क्या है? ये तो स्याही जैसा लग रहा है। क्या इसे पिया भी जा सकता है? पीना है तो पियो, नहीं तो मत पियो। अगर तुम नहीं चाहते कि वह बुरा सपना फिर से आए, तो इस पूरे कप को एक बार में पी जाओ। मेरी आवाज में दम था, जिसमें कोई शक नहीं था। वांग हाओ हिचकिचाया। उसने मेरे हाथ में कप को देखा और फिर पास ही खड़ी पीले चेहरे वाली लिन्यू को देखा। उसे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा कि क्या चल रहा है। अभी अभी मेरे साथ आखिर क्या हुआ था? उसने लिन्यू से पूछा। लिन्यू ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वह आखिर कहती भी क्या? क्या उसे बताती कि उस पर भूत का साया था और वह पार्किंग में किसी पागल की तरह रो और चिल्ला रहा था? तुम पर साया था। साया? वांग हाओ ने एक मजाकिया हंसी हंसी, लेकिन उसकी हंसी रोने से भी बदतर लग रही थी। चैन हुई, ये क्या बकवास है? क्या तुमने बहुत ज्यादा कहानियां पढ़ ली हैं? हम एक पढ़ी लिखी साइंस की दुनिया में रहते हैं। साया जैसा कुछ नहीं होता। तो फिर मुझे बताओ, साइंस इसको कैसे समझाएगा? अभी गराज में क्या हुआ था? तुम चिल्ला रहे थे कि तुम्हें ठंड लग रही है और चिल्ला रहे थे कि कोई तुम्हारी पीठ पे बैठा है। तुम इसको कैसे समझाओगे कि तुम्हारी हर सांस से सफेद भाप निकल रही थी? वहां का एसी बहुत ज्यादा ठंडा था। मुझे
मुझे शायद सर्दी लग गई है। सर्दी? क्या सर्दी की वजह से तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारे कान में फूंक मार रहा है? क्या सर्दी से तुम्हारे कंधे इतने भारी हो गए जैसे उन पर 1,000 पाउंड का वजन रख दिया हो? वांग हाओ, अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। तुमने मेरे परिवार के बंस खाए थे। उन बंस में कुछ गड़बड़ थी। तुमने ये मान लिया। मुझे पता था कि तुमने बंस में जहर मिलाया होगा। मैंने उनमें जहर नहीं मिलाया था। लेकिन वो बंस सच में ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम बस दुकान से निकाल कर खा सको। मेरे पापा का रूल किसी फालतू टेस्ट के लिए नहीं है। ये तुम जैसे लोगों की जान बचाने के लिए है जो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं यह सब क्यों बोल रहा हूँ। शायद यह उस हरी आग की वजह से था जो मैंने पहले देखी थी। वो उल्टी लाने वाली गंदी बदबू और वो धीमी चीखने की आवाजें। उन्होंने मुझे, मेरे पापा और इस बन की दुकान को एक बिल्कुल नए तरीके से देखने पर मजबूर कर दिया। इसने मेरी सोच को बिल्कुल बदल कर रख दिया। मेरी बातों से वैंग हाओ और लिन यूए साफ डर गए थे। वे दोनों मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई राक्षस हूँ। तुम्हारे पापा आखिर करते क्या हैं? और बंस बेचते हैं। एक बूढ़ा आदमी जो 30 साल से बंस बेच रहा है, उसने इतने अजीब नियम क्यों बनाए हैं? अब तुम इसे पियो या न पियो, यह तुम्हारी मर्जी है। मैं तो बस तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि पानी का यह कप शायद आज तुम्हारी जान बचाने का अकेला रास्ता है। मुझे जो करना था मैंने कर दिया। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब फैसला उसका है। वांग हाओ ने उस काले कप को पकड़ा। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। वो कप के अंदर के गंदे पानी को घूरने लगा। उसके चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे। उसकी जान बचाने की चाहत और अनजान चीज का डर उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहे थे। समय एक एक सेकंड करके बीत रहा था। रेस्टरूम में डर पैदा करने वाली खामोशी थी। इसे पी लो। चैन हुई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अभी जो कुछ भी हुआ वो सच में बहुत डरावना था। शायद लिन यू की बातों का असर हुआ, या शायद उसने खुद ही फैसला कर लिया। वांग हाओ ने अपने दांत पीसे, अपनी आंखें जोर से बंद की, अपना सिर पीछे किया और उस गंदे काले पानी को पी गया। वो उसे जल्दी जल्दी निगल गया, जैसे उसे डर हो कि कहीं उसका इरादा ना बदल जाए। पीने के बाद उसने कप को जमीन पर फेंक दिया और जोर जोर से खांसने लगा। खांसी, खांसी, ये कैसा गंदा टेस्ट है। खांसी, खांसी, इसका टेस्ट जली हुई मिट्टी जैसा है। वो बार बार खांस रहा था और थूक रहा था। उसकी हालत बहुत खराब दिख रही थी। लिन यू और मैं उसे डर के मारे देख रहे थे। हम जोर से सांस लेने से भी डर रहे थे। क्या मेरे पापा का यह अजीब इलाज काम करेगा? क्या सच में इसका कोई असर होगा? तभी वांग हाओ का खांसना अचानक बंद हो गया। उसने अचानक अपना पेट पकड़ लिया और दर्द के मारे उसका चेहरा बिगड़ने लगा। दर्द के मारे उसका चेहरा बिल्कुल बिगड़ गया था। चेन हुई, तुमने मुझे ये क्या पिला दिया? मैं भी हैरान रह गया। ये क्या हो रहा था? क्या इसे पीने के बाद उसे ठीक नहीं होना था? फिर अचानक उसके पेट में इतना दर्द क्यों होने लगा? पापा, ये क्या हो रहा है? क्या उसने इसे पी लिया? हाँ, पी लिया, लेकिन वो दर्द से तड़प रहा है। क्या क्या कुछ गड़बड़ हो गई? घबराओ मत, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो रहा है। वो दर्द से मरने वाला है। ये कैसे ठीक हो सकता है? वो चीज इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। वो पहले ही उसके पेट के अंदर जा चुकी है। अगर उसे बाहर निकलना है तो दर्द तो होगा ही। पापा, वो अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वांग हाओ, जल्दी से टॉयलेट के अंदर जाओ। तुम्हारे पेट से कुछ ऐसी चीजें बाहर निकलेंगी जो साफ नहीं है। एक बार वो बाहर निकल गई तो तुम ठीक हो जाओगे। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वांग हाओ किसी पागल की तरह जमीन से उठा और भागते हुए पास वाले टॉयलेट के अंदर चला गया। उसने एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा बंद कर लिया। उसके तुरंत बाद मुझे एक बहुत जोर की आवाज सुनाई दी जो पूरे कमरे में गूंज रही थी, और उसके तुरंत बाद एक बहुत ही गंदी बदबू आई जो बंस को जलाने से आने वाली बदबू से भी 100 गुना ज्यादा खराब थी। उस बदबू को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसा लग रहा था जैसे सड़े हुए अंडों से भरा कोई ट्रक हो जिसमें सड़ी हुई मछली और सालों पुरानी खाद मिली हो, और वो सब 100 साल पुराने नाले में सड़ रहा हो। और फिर अचानक उसमें एक जोरदार धमाका हो गया हो। सबसे पहले लिन यू की हालत खराब हुई। वो दीवार के सहारे खड़ी हो गई और उसे जोर जोर से उल्टियां आने लगीं। वो बदबू इतनी तेज थी कि मेरे आगे अंधेरा छा गया और मेरा पेट अजीब तरह से घूमने लगा। मैं कसम खाता हूँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतनी गंदी बदबू नहीं सूंघी थी। मेरे पापा की ब्रेकफास्ट की दुकान में तेल, पसीने और नाले की बदबू सब कुछ था, लेकिन मुझे पहले कभी ऐसी उल्टी जैसी फीलिंग नहीं आई थी। उसने आखिर क्या निकाल दिया? मुझे नहीं पता था। उसने आखिर क्या निकाल दिया? मुझे नहीं पता था, और मैं बिल्कुल भी नहीं जानना चाहता था। मैं बस दुआ कर रहा था कि यह बदबू जल्दी से चली जाए। टॉयलेट के अंदर से फ्लश होने की आवाज आई। फिर एक आहट के साथ दरवाजा खुला। वांग हाओ दरवाजे को पकड़ते हुए बाहर आया। उसका चेहरा अभी भी पीला था, लेकिन अब उस पर वह पहले जैसा नीला काला रंग नहीं था। उसके कपड़े पसीने से पूरे भीगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी पानी से बाहर निकाला गया हो। वह पूरी तरह थक चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब होश आ चुका था। मैं अब ठीक हूँ। क्या तुम्हें अभी भी लग रहा है कि कोई तुमसे चिपका हुआ है? ओह भाई, वह चला गया। वह अजीब सा एहसास चला गया। मेरी पीठ अब ठंडी नहीं लग रही है और मेरे कंधे भी अब भारी नहीं लग रहे हैं। वह खुशी से ऊपर नीचे कूदने लगा, भले ही उसके पैर अभी भी थोड़े कांप रहे थे। ये काम कर गया।
तुम्हारे पापा का तरीका सच में काम कर गया। मैंने चैन की सांस ली। मुझे लग रहा था कि मैं खुद अभी गिर जाऊंगा। ये पूरी सुबह जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था वह मेरी 20 साल से ज्यादा की जिंदगी में सबसे डर और रोमांच से भरा था। वांग हाओ मेरे पास आया। उसके चेहरे के भाव अजीब थे। वह मुझे देख रहा था और उसके होंठ हिल रहे थे। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन रुक गया। आखिर में उसने अपना वॉलेट निकाला और उसके अंदर के सारे पैसे निकाल लिए, लगभग 10,000 युआन, और उन्हें जबरदस्ती मेरे हाथों में थमा दिया। ये रखो, आज के लिए। सच में शुक्रिया। उसके बोलने के तरीके में अब सुबह वाला घमंड बिल्कुल नहीं था। उसका वह रोब दिखाने वाला एटीट्यूड चला गया था। अब उसकी जगह थोड़ी इज्जत ने ले ली थी, जो मेरे लिए थी, या शायद मेरे पापा के लिए, हमारी फैमिली की उस रहस्यमयी बन की दुकान के लिए। चैन हुई, मुझे माफ कर दो। चैन हुई, मुझे माफ कर दो। और शुक्रिया। मैंने अपने हाथ में पैसों की गड्डी को देखा, फिर उन दोनों की तरफ देखा। मुझे अचानक ये सब बड़ा अजीब और मजाकिया लगा। आज सुबह उन्होंने मुझे नीचा दिखाने के लिए पैसों का इस्तेमाल किया था। वह मुझे शुक्रिया कहने के लिए पैसे दे रहे थे। पैसे अभी भी वही थे, लेकिन उनका मतलब पूरी तरह बदल चुका था। तुम्हारे पापा, वह आखिर करते क्या हैं? उसका ध्यान मेरे पापा की बन की दुकान पर ही अटका हुआ था, और उस अजीब घटना पर जो अभी अभी उसकी आंखों के सामने हुई थी। वह हिचकिचाते हुए इधर उधर देख रहा था। साफ था कि एक आम बन बेचने वाले की पहचान अब उसे यकीन दिलाने के लिए काफी नहीं थी। मैं उसे क्या जवाब देता? क्या मैं ये कहता कि मुझे खुद भी कुछ नहीं पता था? मैंने उसे देखा, फिर लिनयू की तरफ देखा। अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, एक ऐसा ख्याल जिसने मुझे खुद को भी चौंका दिया। जानना चाहते हो? मैंने अपने पापा के जैसा भाव बनाया और एक अजीब सी मुस्कान दी। आज रात मेरी दुकान पर आना, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। जैसे ही यह बात मेरे मुंह से निकली, मैं खुद हैरान रह गया। मैं आखिर कर क्या रहा था? उन्हें अपनी फैमिली की दुकान पर बुला रहा था, उस जगह पर जहां से मैं अपनी पूरी जिंदगी दूर रहना चाहता था, और उन्हें सब बताने की बात कर रहा था। मैं क्या बकवास कर रहा था? मैं खुद पूरी तरह परेशान था, एकदम बेवकूफ की तरह। लेकिन पता नहीं क्यों, एक बार जब यह बात निकल गई तो मेरे अंदर एक अजीब सा रोमांच जग उठा। वंग हाओ और लिनयू के डर से भरे चेहरों को देखकर, जिसमें डर और जानने की चाहत दोनों थी, मुझे लगा कि मैंने बाजी पलट दी है। मैं अब वह गरीब लूजर नहीं था जिसे उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड और उसके नए बॉयफ्रेंड ने सबके सामने बेइज्जत किया था। मैं एक ऐसा मास्टर था जिसके पास एक राज था, जिसके बारे में वे कुछ नहीं जानते थे, भले ही इस मास्टर को खुद कुछ न पता हो। आई? तुम्हारी दुकान पर? वोंग हाओ का चेहरा देखने लायक था। ऐसा लग रहा था जैसे वह जाना तो चाहता है, लेकिन डर के मारे उसकी हालत खराब है। जो कुछ भी उसने आज महसूस किया था, उसने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया था। अब वह मुझे जिस तरह देख रहा था, लग रहा था जैसे वह किसी जादूगर को देख रहा हो। क्यों? डर लग रहा है क्या? क्यों? डर लग रहा है क्या? कौन? किसने कहा कि मैं डर रहा हूं? वांग हाओ ने तुरंत अपनी पीठ सीधी की। एक अमीर लड़के का घमंड कभी कम नहीं हो सकता था। ठीक है, मैं आऊंगा। किस वक्त? रात के 10 बजे के बाद। वांग हाओ के बोलने के बाद उसने लिनयू की तरफ देखा। वे दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर मुश्किल से टॉयलेट से बाहर निकलने लगे। वह गंदी बदबू अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। मैं भी जल्दी से बाहर निकल गया। मॉल के बीच में चमकती हुई रोशनी में खड़े होकर हवा में हल्की सी परफ्यूम की खुशबू को महसूस करते हुए मुझे लगा कि जो कुछ भी अभी हुआ वह एक अजीब सपना था। वह कदीदी हरी आग, वह गंदी बदबू, और वह काला दवा का पानी, और वांग हाओ का पेट साफ होना, यह सब सच नहीं लग रहा था। मैंने अपने हाथ में पैसों की उस गड्डी को देखा और फिर अपने हाथ के पीछे सूखे हुए खून को देखा। सिर्फ इन्हीं चीजों से मुझे यकीन हुआ कि यह सब सच था। मेरे पापा जो 30 साल से उस पिछड़े इलाके में ब्रेकफास्ट की दुकान चला रहे थे, उसमें एक ऐसा राज छुपा था जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। और इस राज का आज लिनयू के आने की वजह से एक छोटा सा हिस्सा मेरे सामने खुल गया था। मैंने अपना फोन निकाला और थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर भी मैंने अपने पापा को फोन किया। पापा। हाँ। क्या सब ठीक हो गया? हाँ, सब ठीक हो गया है। ये तो अच्छी बात है। जो पैसे तुम्हारे पास हैं उन्हें रखो और जैसे चाहे खर्च करो। तुम्हारा आज का दिन बहुत मुश्किल था। पापा, क्या आपको नहीं लगता कि आपको मुझे कुछ बताना चाहिए? क्या बताना चाहिए? क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि उन बंस को बाहर लेकर नहीं जा सकते? मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। यांग एनर्जी, यिन एनर्जी, और वह चीज। आखिर चल क्या रहा है? सच में हमारा परिवार किस तरह का है? मैंने अपने दिल के सारे सवाल पूछ लिए, सब कुछ बाहर निकाल दिया। मेरे पापा फिर से खामोश हो गए। इस बार खामोशी और भी लंबी थी। हवी, कुछ बातें न ही पता हो तो बेहतर है। तुम बस अपने साफ रास्ते पर चलो, मैं अपने अकेले के रास्ते पर चलूंगा। ऐसे काम नहीं चलेगा पापा। आज जो कुछ भी हुआ, अगर किस्मत अच्छी ना होती तो वोंग हाओ शायद मर जाता। अगली बार क्या होगा? अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो, और मैं अभी भी एक बेवकूफ की तरह हूं जिसे कुछ नहीं पता। क्या आपको लगता है कि मैं इसे संभाल पाऊंगा? पापा, मैं अब बड़ा हो गया हूं। मैं अब बच्चा नहीं हूं। मुझे सच जानने का हक है। सच तो ये है कि हमारे चैन खानदान के पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी इस स्लम के नीचे दबी हुई चीजों के लिए खाना बना रहे हैं। खाना बनाना
किसके लिए खाना बनाना? भूखे भूत। मेरे पापा ने ये दो शब्द बहुत आराम से कहे। मेरा दिमाग घूम गया। ऐसा लगा जैसे मेरे सर पर किसी ने बड़ा हथौड़ा मार दिया हो। भले ही मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा था, लेकिन अपने पापा के मुंह से सीधे यह सुनना, इसका असर मेरे घुटनों को कमजोर कर गया। हमारी दुकान यहाँ होने की वजह और 30 साल से हमारे यहाँ से न जाने की वजह नीचे दबी हुई गंदी चीजों को दबाकर रखना है। हर रोज सुबह होने से पहले स्टीमर से निकलने वाले मीट बंस के पहले बैच में सबसे ज्यादा यांग एनर्जी होती है। वह उनके लिए चढ़ावा होता है। अगर वह इसे सीधे खा लें तो उन्हें ताकत मिल जाएगी और वह बाहर आकर लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए इसे दुकान के अंदर ही खाना जरूरी है, जिंदा लोगों के जरिए, जो इंसानी जिंदगी की गर्मी के साथ मिलता है, जो इन सालों में दुकान के अंदर जमा हुई है। सिर्फ तभी बंस के अंदर की यांग एनर्जी को रोका जा सकता है और लोगों की सांस के जरिए ये चढ़ावा नीचे पहुंच जाता है। और अगर इसे बाहर ले जाया जाए तो वह गर्म गर्म अभी बने हुए बंस अंधेरे में एक चमकती हुई रोशनी की तरह होते हैं। वह आसपास घूमने वाली सारी गंदी चीजों को अपनी तरफ खींचेंगी ताकि वह वहां जमा हो सकें। जो कोई भी उस बन को खाएगा वह एक तरह से उन चीजों के अंदर आने का दरवाजा खोल रहा है। वह तुम्हारे पीछे लग जाएंगी और तुमसे चिपक जाएंगी जब तक कि वह तुम्हारी पूरी जान न निकाल लें। पापा की बातों में इतनी सारी जानकारी थी कि मैं हैरान रह गया। एक पल के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। ऐसा लगा जैसे मैं अपने पापा से कोई कहानी नहीं सुन रहा था, बल्कि कोई पुरानी अनोखी कहानी सुन रहा हूँ। अपने ही परिवार की बन की दुकान के बारे में एक ऐसी कहानी जो अंधेरी और भूत प्रेतों से भरी हुई थी। फिर जब लिन यूएस ने बंस छीने तो आपको कैसे पता चला? मैंने एक और जरूरी सवाल पूछा। हाँ, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने इसे महसूस किया था। हमारा ये काम मुझे 9 पीढ़ियों से मिला है। हर रोज उन गंदी चीजों से निपटने की वजह से तुम्हारे अंदर अपने आप उन्हें महसूस करने की ताकत आ जाती है। हर एक बन में मेरी एनर्जी होती है। जिस पल उस पर यिन एनर्जी का असर हुआ, मेरे सीने में ऐसा लगा जैसे कोई सुई चुभी हो। तब जाकर मुझे समझ आया कि फोन पर मेरे पापा की आवाज इतनी डरी हुई क्यों थी, और उन्होंने बिल्कुल सही कैसे बताया कि एक महंगी गाड़ी चलाने वाली औरत थी। पता चला कि उन्हें सब पता था। वह बस मुझसे इसे छुपा रहे थे। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें बताकर क्या करता? ताकि तुम भी मेरी तरह बन जाओ। पूरी जिंदगी इस तेल और गंदगी से भरी दुकान में फंसे रहो और उन चीजों से निपटते रहो जो कभी रोशनी में नहीं आ सकती। उन चीजों से निपटना जो कभी रोशनी में नहीं आ सकती। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि तुम इस जगह से जितना हो सके दूर रहो। मेरे पापा की बातें एक हथौड़े की तरह थीं, जिसने मेरे दिल पर गहरा असर किया। मैंने हमेशा सोचा था कि उन्होंने मुझे दुकान इसलिए नहीं संभालने दी क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं लापरवाह हूं या मैं यह मुश्किल काम नहीं कर पाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह मुझे बचाने का उनका तरीका था, अपने ही तरीके से, एक पिता के खामोश और थोड़े जिद्दी प्यार के साथ, जो मेरे लिए एक साफ आसमान बनाकर रखना चाहते थे। पापा, ठीक है, एक बड़ा मर्द रो रहा है और शिकायत कर रहा है। ये कितनी शर्म की बात है। जब तक सब ठीक हो गया है तब तक कोई बात नहीं। मैं आज बहुत थक गया हूँ। घर जाओ और जल्दी आराम करो। हम दुकान के बारे में कल बात करेंगे। नहीं पापा, मैं आज रात घर नहीं आ रहा हूँ। अगर तुम घर नहीं आ रहे तो क्या कर रहे हो? मेरा कुछ प्लान है। मैंने वांग हाओ और लिन यू को बोल दिया है कि वे आज रात 10 बजे हमारी दुकान पर आएं। मैंने एक गहरी सांस ली। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पहले कभी नहीं था, इतना साफ दिमाग और पक्के इरादे वाला जितना मैं अभी हूँ। वे जानना चाहते हैं कि आखिर हमारा परिवार क्या काम करता है। मैं भी जानना चाहता हूँ। तो पापा, आज रात मुझे वह सब बता दो जो आप जानते हो। मैं इस दुकान को संभालने वाला हूँ। मेरे पापा फोन के दूसरी तरफ पूरे 1 मिनट तक चुप रहे। मैं उनकी सांस लेने की आवाज भी सुन सकता था, जो हैरानी की वजह से भारी हो गई थी। तुमने क्या कहा? फिर से कहो। मैंने कहा कि मैं इस दुकान को संभालने वाला हूँ, आज से ही, अभी इसी वक्त से। तुम पागल हो गए हो। मेरे पापा आखिरकार गुस्से में चिल्ला पड़े। उनकी आवाज में वही पुराना गुस्सा वापस आ गया था। चैन हाय, मैं तुम्हें बता दूं, मैंने तुम्हें इस सब से बाहर निकालने के लिए इतनी मेहनत की थी ताकि तुम कॉलेज जाओ और एक ऑफिस की नौकरी करो, इसलिए नहीं कि तुम वापस इस जगह पर आओ, इस सुनसान और बेकार जगह पर। क्या तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? मुझे पता है, मैंने बहुत ही शांति से जवाब दिया। मैं अब पहले से कहीं ज्यादा अच्छे से समझता हूँ। पापा, आपने 20 साल से ज्यादा तक मेरी हिफाजत की है। अब बहुत हो गया। अब मेरी बारी है। तुम्हारी बारी। तुम्हारी बारी क्या करने की? परिवार के इस काम को संभालने की, यहाँ इन भूखे भूत प्रेतों से निपटने की, और अपनी पूरी जिंदगी इस छोटी सी दुकान में कैद रहने की, जहां से तुम कहीं नहीं जा सकते। क्या तुम ऐसी जिंदगी चाहते हो? मुझे नहीं पता कि क्या मैं ऐसी जिंदगी चाहता हूँ। मैंने सच सच जवाब दिया। लेकिन आज से पहले मेरे पास चुनने का कोई मौका ही नहीं था। आपने सारे खतरे और गंदगी को खुद पर झेला और मुझे सिर्फ एक ऐसी जिंदगी दी जो आम और अच्छी लगती थी, लेकिन ऐसी जिंदगी झूठी होती है। ये बिना किसी सहारे के हवा में उड़ने जैसी है। आज आखिरकार मेरे पैर जमीन पर हैं। मैंने अपने हाथों की तरफ देखा। उन पर बचा हुआ आटा लगा था, जलने के लाल निशान थे और खंभे से टकराने की वजह से खरोंचें थीं। आज इन हाथों ने सब्जियां काटी हैं, कीमा बनाया है, चाकू पकड़ा है और एक जान बचाई है।
बहुत गंदा है, बहुत थका देने वाला है, लेकिन बहुत सच्चा है। पापा, आप हमेशा कहते थे कि हमारे परिवार के बंस में ची का बड़ा महत्व है। मैं पहले नहीं समझता था, लेकिन अब मैं थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ। ये ची सिर्फ खाने की गर्मी नहीं है, बल्कि जीते जागते लोगों की जान है। और इससे भी बढ़कर ये जिम्मेदारी की वह आग है जो हमारे चैन परिवार के खून में बहती है। जिम्मेदारी? क्या बकवास जिम्मेदारी है? मेरे पापा ने फोन पर जोर से गुस्से में कहा। यह किस्मत है, एक श्राप है, एक ऐसी जंजीर जिसे हमारे चैन परिवार के पुरखे पीढ़ियों से नहीं तोड़ पाए हैं। मैंने तुम्हें इससे बाहर निकालने के लिए इतनी मेहनत की थी। तुम खुद को वापस इसमें क्यों धकेल रहे हो? क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ, क्योंकि मेरा नाम भी चैन है। अगर ये किस्मत है तो मैं इसे मंजूर करता हूँ, अगर ये एक श्राप है तो मैं इसे तोड़ दूंगा। मैं आपको पूरी जिंदगी अकेले इस बोझ को उठाने नहीं दे सकता ना। मेरी बात खत्म होने के बाद फोन के दूसरी तरफ फिर से बिल्कुल खामोशी छा गई। इस बार जो मैंने सुना वह सिर्फ खामोशी नहीं थी और न ही कोई आह थी। वह पाते वह एक दबी हुई रोने की आवाज थी। मेरे पापा रो रहे थे। वह आदमी जो मेरी यादों में हमेशा गुस्से में रहता था, हमेशा परेशान दिखता था, हमेशा बैम्बू पाइप का इस्तेमाल करता था और अपना गुस्सा दिखाकर ही सब कुछ कहता था, वह रो रहे थे। मैंने फोन पकड़ा और मैं उस भीड़ भाड़ वाले मॉल के बीच में खड़ा था और मेरे खुद के आंसू भी नहीं रुक रहे थे। हम दोनों पहले कभी ऐसे नहीं रहे थे। एक फोन लाइन के दूसरी तरफ होकर भी इतने दिल से बात कर रहे थे। हमारे बीच हमेशा कोई ना कोई दूरी रहती थी। कभी उस तेल वाले काउंटर की दूरी, कभी उस घनी भाप की दूरी, और कभी इस बात की दूरी की बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। आज वह बीच की दीवार आखिरकार टूट गई थी। क्या तुमने सच में इस बारे में अच्छे से सोच लिया है? मेरे पापा ने काफी देर बाद आखिरकार फिर से बात की। उनकी आवाज भारी हो गई थी। मुझे कोई पछतावा नहीं है। कोई पछतावा नहीं है? ठीक है, तो आज रात दुकान में सब कुछ तैयार कर लो। अगरबत्ती, मोमबत्ती और जॉस पेपर तैयार रखो। और मेरे बिस्तर के नीचे रखा हुआ काला लकड़ी का डिब्बा भी, उसे भी बाहर निकाल लो। काला लकड़ी का डिब्बा? समझ गया। वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। रही बात वांग हाओ और लिन यू की, तो उन्हें आने दो। कुछ ऐसी बातें हैं जो उन जैसे बाहर के लोगों को साफ साफ समझ लेनी चाहिए, ताकि बाद में कोई और शक करने वाला बिना सोचे समझे किसी मुसीबत में न फंसे। हाँ, फोन रख दो। मुझे लगा जैसे मेरे दिल पर रखा भारी पत्थर आखिरकार हट गया हो। भले ही आगे का रास्ता अनजान और अजीब शक्तियों से भरा था, लेकिन मैं पहले से कहीं ज्यादा हिम्मत महसूस कर रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि आज से मैं अब अकेला नहीं था। मैं सिर्फ कोई आम ऑफिस वर्कर नहीं था जो इस शहर में भटक रहा हो। मैं पुरानी चैन फैमिली की दुकान का यंग मास्टर चैन हुई था। मैं अपने घर गया। मेरी माँ के गुजर जाने के बाद वह एक पुराना घर था। मेरे पापा वहाँ अकेले रहते थे, जो ठीक ब्रेकफास्ट की दुकान के ऊपर था। घर बहुत पुराना था, लेकिन मेरे पापा ने उसे बहुत साफ सुथरा रखा था। मैंने उनकी कही हुई बातों को माना और बिस्तर के नीचे से मुझे वह काला लकड़ी का डिब्बा मिल गया। वह डिब्बा चंदन की लकड़ी का बना था और बहुत भारी था। उस पर कोई ताला नहीं लगा था, सिर्फ एक पुराने जमाने की पीतल की कुंडी थी। मैंने उसे नहीं खोला। मेरे दिल ने मुझसे कहा कि इसके अंदर जो कुछ भी है उसे सिर्फ पापा के सामने ही खोलना चाहिए, या फिर उनकी इजाजत से। मैं अगरबत्ती, मोमबत्ती और जॉस पेपर ढूंढने लगा। हमारे घर में यह सब हमेशा रहता था। त्योहारों या किसी खास मौके पर मेरे पापा इन्हें बाहर निकालते थे, मेरी माँ और हमारे पूर्वजों की पूजा करने के लिए। पहले मैं इसे सिर्फ एक अंधविश्वास समझता था, लेकिन अब अगर देखा जाए तो शायद जिनकी पूजा की जा रही थी वह सिर्फ हमारे पूर्वज नहीं थे। सब कुछ तैयार करने के बाद मैं वापस दुकान की तरफ चल दिया। अब अंधेरा होने लगा था। वह छोटा सा शहरी गांव दिन के मुकाबले रात को और भी ज्यादा भीड़ भाड़ और रौनक से भरा रहता था। काम से लौटने वाले लोगों की भीड़, गली के फेरी वालों की आवाजें और खेलते हुए बच्चों की हंसी मजाक, ये सब मिलकर एक अजीब सा शोर पैदा कर रहे थे। शोर तो था, पर उसमें जिंदगी थी। क्या ये वही इंसानी जिंदगी की गर्मी थी जिसके बारे में मेरे पापा हमेशा बात करते थे? मैंने दुकान धंधे के लिए नहीं खोली, लेकिन मैंने दुकान की सारी लाइट्स चालू कर दी। फिर मैंने सफाई शुरू कर दी। मैंने हर एक मेज को साफ किया और हर एक स्टूल को चमका दिया। मैंने ब्रश से फर्श पर जमी जिद्दी चिकनाई को बार बार रगड़कर साफ किया। मैंने बहुत ध्यान से काम किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई पवित्र पूजा की जा रही हो। मैं अपने इस काम से इस दुकान को बताना चाहता था, और उन चीजों को भी जो शायद इसके अंदर मौजूद थीं, कि मैं वापस आ गया हूँ। रात के 9 बजे के थोड़ा बाद मुझे मेरे पापा का फोन आया। हुई, मेरी बात सुनो। जब वे वहां पहुंचे तो कुछ मत कहना, बस पहले उन्हें दुकान में बैठने देना। फिर ठीक 10 बजे तुम्हें बंस का एक नया बैच स्टीम करने के लिए तैयार रखना होगा। याद रखना, आटा गूंथने से लेकर उन्हें स्टीमर में रखने तक का सारा काम 10 बजे से पहले हो जाना चाहिए। जैसे ही घड़ी में 10 बजेंगे तुरंत ढक्कन खोल देना। 10 बजे ही क्यों? उस वक्त येन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और वह उनके खाने का वक्त होता है। खाने का वक्त? स्टीमर खोलना है? क्या मुझे वैसा ही करना होगा जैसा आपने कहा? और क्या जिंदा लोग उन्हें खाएंगे? नहीं, आज रात का बैच जिंदा लोगों के लिए नहीं है। जिंदा लोगों के लिए नहीं तो फिर किसके लिए है? तुम उन बंस को लेना और उन्हें दुकान के सामने वाली सीढ़ियों पर रख देना। उन्हें एक लाइन में लगाना, फिर उनके पास जॉस पेपर जलाना और 3 अगरबत्ती सुलगा देना।
क्या यह उन्हें सीधे चढ़ावा चढ़ाने जैसा नहीं है? क्या आपने नहीं कहा था कि ऐसा करने से वे लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे? आमतौर पर हाँ, लेकिन आज का दिन अलग है। मेरे पापा की आवाज में एक ऐसी ताकत थी जो मुझे ठीक से समझ नहीं आ रही थी। आज चैन फैमिली का यंग मास्टर उन्हें अपनी पहली भेंट दे रहा है। ये नियम है, ये वहां की आत्माओं को इज्जत देना है। तुम्हें उन्हें बताना होगा कि अब से इस दुकान में किसकी चलेगी। तुम्हें उन्हें अपनी सच्चाई दिखानी होगी और अपने नियम भी बताने होंगे। बंस का यह बैच एक चढ़ावा है उन्हें यह बताने के लिए। चैन परिवार का एक नया मालिक है। कल से वे हमारे नियम मानेंगे। अगर उन्हें खाना चाहिए तो उन्हें चुपचाप जिंदा लोगों के खाना देने का इंतजार करना होगा। मुझे सिर्फ आधी बात ही समझ आई, लेकिन फिर भी मैंने उनकी बात मान ली और उनके एक एक शब्द को याद कर लिया। 9:50 पर मैंने बंस का आखिरी बैच स्टीमर में रख दिया। सफेद भाप तेजी से बाहर आने लगी। तभी दरवाजे पर दो जाने पहचाने लोग दिखे। वे वांग हाओ और लिन यू थे। क्या उन्होंने कपड़े बदल लिए थे? वे आज पहले से ज्यादा ठीक लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर घबराहट और तनाव साफ दिख रहा था, जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। वे दरवाजे के बाहर खड़े थे और रोशनी से चमकती हुई दुकान को देख रहे थे, और मुझे भी, जो काम में बिजी था। वे एक पल के लिए हिचकिचाए। अंदर आने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने ऊपर नहीं देखा, बस आराम से कहा, तुम लोग आ गए? हाँ, अंदर आओ और बैठो। 10 बजने में अभी 10 मिनट बाकी हैं। तुम लोग आ गए? हाँ, अंदर आओ और बैठो। 10 बजने में अभी 10 मिनट बाकी हैं। वांग हाओ और लिन यू ध्यान से अंदर आए, जैसे दो बच्चे पहली बार शहर आए हों। वे अपने आसपास की हर चीज को ध्यान और हैरानी से देख रहे थे। उन्होंने एक टेबल चुनी जो दरवाजे के सबसे पास थी और बैठ गए। वे बिल्कुल सीधे बैठे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपने हाथ कहाँ रखें। मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। मैंने अपना काम चालू रखा, आटा गूंथना, मसाला भरना और बंस बनाना। मेरी रफ्तार तेज नहीं थी, लेकिन मेरे हाथ बिल्कुल सही चल रहे थे, जैसे ये काम मेरी हड्डियों में बसा हो। दुकान में बिल्कुल सन्नाटा था। बस मेरे आटा गूंथने की आवाज आ रही थी और स्टीमर में उबलते हुए पानी की आवाज। वांग हाओ और लिन यू भी बिल्कुल शांत थे और बस मुझे घूर रहे थे। उनकी आंखों में पहले हैरानी थी, जो धीरे धीरे हैरत में बदल गई। उन्होंने शायद सोचा नहीं था कि मेरे जैसा एक कमजोर दिखने वाला ऑफिस का बंदा इस तरह के मेहनत वाले काम में इतना माहिर होगा। मेरे काम करने का एक अलग ही तरीका था। क्या तुम ये हमेशा करते हो? मैं ये बचपन से कर रहा हूँ। तो फिर तुम कॉलेज क्यों गए और ऑफिस की नौकरी क्यों की? उस सवाल ने मेरे दिल को सुई की तरह चुभाया। मैंने अपना काम रोक दिया और ऊपर देखकर उससे कहा, क्योंकि मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं ये काम करूं। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा, क्योंकि उन्हें लगता था कि स्टीम बंस बेचना बहुत शर्मनाक काम है। लिन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वह समझ गया कि मैंने ये जानबूझकर उसके सुनने के लिए कहा था और खुद को याद दिलाने के लिए भी। एक वक्त था जब मुझे भी इस काम से शर्म आती थी। मुझे लगता था कि मेरे पापा बेकार हैं जो इस पुरानी दुकान से चिपके हुए हैं। मुझे लगता था कि मेरे शरीर से आने वाली तेल की बू मुझे दूसरों से छोटा बनाती है। मैं किसी भी तरह यहाँ से भागना चाहता था ताकि मैं खुद को उनसे अलग साबित कर सकूं। बट टुडे आई फाइनली रियलाइज्ड कि मैं गलत था, बहुत ज्यादा गलत था। मैंने उसकी तरफ देखना बंद कर दिया, अपना सिर झुकाया और वापस बंस बनाने लगा। वहां का माहौल और भी भारी हो गया। दीवार पर टंगी पुराने जमाने की घड़ी चल रही थी। उसकी हर आवाज हमारे दिलों पर लग रही थी। 9:57, 9:58, 9:59। जैसे ही सेकंड की सुई 12 पर पहुंची, डोंग डोंग, द क्लॉक स्ट्रक एग्जैक्टली 10। वह आवाज लंबी और उदास थी। पहली ही आवाज पर मैंने पूरी ताकत से स्टीमर का ढक्कन खोल दिया। वूश! सफेद भाप का एक बड़ा बादल, जो दिन के मुकाबले कहीं ज्यादा घना था, पकाए हुए मीट की खुशबू के साथ अचानक बाहर निकला। उसने पूरी छोटी दुकान को घेर लिया। वह भाप एक घने कोहरे की तरह थी जिसके पार देखना मुश्किल था। मुझे अपने सामने बैठे वांग हाओ और लिन यू भी साफ दिख नहीं रहे थे। मैं महसूस कर सकता था कि इस अचानक बदलाव से वे दोनों डर गए थे और पीछे हट गए थे। हिलना मत और बिल्कुल आवाज मत करना, मैंने धीमी आवाज में कहा। वह तभी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उस सन्नाटे में बिल्कुल साफ सुनाई दी, और सच में उनकी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने बहुत ही ध्यान से स्टीमर से 10 गरम मीट बंस बाहर निकाले। बंस गोल और सफेद थे, जो दिन में बनाए गए बंस से बड़े थे, और उनकी डिजाइन भी ज्यादा साफ दिख रही थी। रोशनी में वे चमक रहे थे। फिर मैंने बंस की ट्रे उठाई और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मेरा हर एक कदम बिल्कुल मजबूत था। मैं इसे महसूस कर सकता था। अंधेरे से बहुत सारी आंखें मुझे घूर रही थीं। दुकान के अंदर वांग हाओ और लिन यू की डरी हुई आंखें थीं, और दुकान के बाहर से भी कुछ आंखें देख रही थीं। उन चीजों की आंखें जिन्हें मैं देख नहीं सकता था। वे इंतजार कर रहे थे, मेरे हाथ में रखे प्रसाद का इंतजार। मैं दरवाजे तक गया, पर बाहर कदम नहीं रखा। इसके बजाय मैंने ध्यान से ट्रे को नीचे रखा, दरवाजे की चौखट पर अच्छे से। दोनों सीढ़ियों में से सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर 10 बंस एक लाइन में लगे हुए थे। फिर मैं दुकान के अंदर वापस आ गया और काउंटर के नीचे से निकाला वह जलाने वाला बर्तन और मोमबत्तियां जो मैंने पहले से तैयार रखी थीं। मैंने मोमबत्तियों को जलाया और उन्हें दरवाजे के दोनों तरफ रख दिया।
मोमबत्ती की हिलती हुई रोशनी जमीन पर मेरी लंबी परछाई बना रही थी। फिर मैंने जॉस पेपर के एक ढेर को जलाया और उसे दरवाजे के पास रखे लोहे के बर्तन में डाल दिया। आग अचानक से तेज लपटों के साथ जल उठी और उन कागज के पैसों को राख में बदल दिया, जो रात की हवा में उड़ने लगी और अंधेरे में कहीं गायब हो गई। आखिर में मैंने 3 अगरबत्तियां जलाईं। दोनों हाथों में अगरबत्ती को पकड़कर मैंने दरवाजे के बाहर उस गहरी काली रात की तरफ मुंह किया और इज्जत के साथ 3 बार सिर झुकाया। पड़ोसियों और हर दिशा से आए भाइयों, मेरी आवाज तेज नहीं थी, पर दुकान के अंदर और बाहर खड़े हर एक इंसान को साफ सुनाई दे रही थी। मेरा नाम चैन हुई है, पुरानी चैन फैमिली की दुकान का नया मालिक। मैं आज यहाँ नया आया हूँ और मैंने एक छोटा सा प्रसाद तैयार किया है। कृपया इसकी सादगी का बुरा मत मानना। इसे आप सभी के लिए मेरी तरफ से एक भेंट समझना। पहले मेरे पिताजी यहाँ थे। अगर उनसे आओ भगत में कोई कमी रह गई हो या उन्होंने किसी भी तरह से आपका दिल दुखाया हो, तो अब से मैं सब संभाल रहा हूँ। मेरी चैन फैमिली के नियम नहीं बदलेंगे। हर सुबह बंस का पहला बैच यांग एनर्जी देने के लिए इस्तेमाल होगा, ताकि आप सभी को भरपेट खाना मिल सके। लेकिन नियम तो नियम होते हैं। जो चीज आपको नहीं लेनी चाहिए वह आप बिल्कुल नहीं ले सकते। जो आपको नहीं खाना चाहिए वह आप बिल्कुल नहीं खा सकते। जहां तक आज की बात है, ये पहली गलती थी, और इसलिए भी क्योंकि हमारी चैन फैमिली से देखभाल में थोड़ी लापरवाही हुई। इसलिए इस बार हम इसे जाने देते हैं, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मुझे यानी चैन हुई को बेरहम मत कहना और दुश्मन मत समझना। यह बोलने के बाद मैंने अपने हाथ की तीनों अगरबत्तियां ली और उन्हें दरवाजे के पास रखे अगरबत्ती स्टैंड में सीधा खड़ा कर दिया। यह सब करने के बाद मैं घूमा और वापस दुकान के अंदर चला गया। मैंने बंस की तरफ मुड़कर नहीं देखा, पर मैं महसूस कर सकता था बाहर का तापमान थोड़ा और गिर गया था। रात की ठंडी हवा चली, जिसमें एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे बहुत सारे लोग किसी चीज के लिए आपस में लड़ रहे हों और जैसे ढेरों लोग धीरे धीरे रो रहे हों। वांग हाओ और लिन यू डर के मारे बिल्कुल सुन्न हो गए थे। वे दोनों एक दूसरे से चिपक कर खड़े थे। उनके चेहरे कागज की तरह सफेद पड़ चुके थे और वे मुझे ऐसी आंखों से देख रहे थे जैसे वे किसी शैतान को देख रहे हों जो नरक से निकल कर आया हो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बस एक टेबल के पास गया और बैठ गया। मैंने अपने लिए एक कप चाय निकाली। बैठो। वे दोनों कांपने लगे और मेरे सामने बैठ गए। तुम अभी किससे बात कर रहे थे? खुद ही सोच लो। मास्टर 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 चैन, वांग हाओ बोला। जिस तरह से उसने मुझे बुलाया था वह चैन हुई से बदलकर मास्टर चैन हो गया था। वह स्टीम बंस, वे उन्हें खा लेंगे और जब उनका काम हो जाएगा तो वे चले जाएंगे। हम तीनों बस दुकान में बैठे रहे। किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। लगभग 10 मिनट बाद दरवाजे के बाहर का वह ठंडा और डरावना माहौल धीरे धीरे खत्म हो गया और उसकी जगह गांव की आम रात जैसी चहल पहल शुरू हो गई। मैं खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ गया। सीढ़ियों पर रखी ट्रे अभी भी वहीं थी, पर उस पर रखे 10 बंस अचानक गायब हो चुके थे। वहां तेल का एक दाग या एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। बस एक ही चीज थी, हवा में अभी भी मीट की हल्की सी खुशबू आ रही थी। मैंने ट्रे उठाई, उसे अंदर लाया और दुकान का दरवाजा बंद कर दिया।